इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रैफिकिंग कहाँ एक्टिव है? कोई इलाका ऐसा नहीं है जहाँ से लड़कियाँ नहीं आ रही। और ये रेड लाइट कौन डिसाइड करता है? वो हर जगह फैला हुआ है, कोई किसी कहीं दुकान लेके नहीं बैठे। मैं उस सब चीज़ की प्रत्यक्षदर्शी हूँ, उस बदलाव की, जो नाचने गाने से लेके और देह व्यापार तक बदला। एक लड़की नई आती है 15-16 साल की, इंटरनल पार्ट्स में मिर्ची डाली गई, चूना डाला गया और फिर वो जो मुस्टंडे पाल रखे हैं वो उनके साथ सेक्स किए। जब आप इन एरियाज में जाते हैं तो इनके तो कॉन्टेक्ट्स भी होते होंगे, क्योंकि आते तो सब हैं। तात्कालिक मुझे पे सूचना आई एकदम कि मेरी लड़की को निकालना है। अच्छी स्वाभाविक बात है, मैं उनकी लड़की ले जा रही हूँ, वो मुझे प्यार थोड़ी कह देंगी ले जा। किस प्रोफेशन के सबसे ज़्यादा मतलब आपने देखे हैं? पुलिस। और सबसे बड़ा कौन देखा? जो उन्हीं के लिए अपॉइंट किया गया है, रेस्क्यू ऑफिसर। एक दिन में कितने क्लाइंट्स हैंडल करती हैं? 15-16। हर पोल पे जाके देखिए ना, लड़कियां नहीं खड़ी। क्या ये अपनी मर्जी से आती हैं? मर्जी, बिल्कुल। ये सब कॉलेज स्टूडेंट्स है जिनको रात भर के 50-50 हज़ार 1 लाख रुपया मिल रहा है। और मुझे सबसे ज्यादा मैं सैल्यूट करती हूँ कल जिसने भी किया ये अल्ट बालाजी को बंद किया। उन्होंने शुरू की ये अश्लीलता। एकता कपूर ने, वो भी पड़ोस का लड़का था, उसने कहा देखा है ना काफिरों को, ये तुझे फंसा रहा था, मैं बहुत दिन से देख रहा था, तुझे फंसा रहा है, मैं करूंगा तुझसे शादी, तू मेरी मौसी के यहाँ चली जा, बाद में आके ना बता देंगे हमने तो निकाह कर लिया। उसने 1 मिनट का टिकट दिया, 20 रुपए टिकट में से बच्चे को उसके हाथ में दिए और कह दिया कि वहाँ जाकर किसी भी रिक्शे वाले को कह देना कि मुझे कबाड़ी बाजार छोड़ दे। मैं उसे कहती हूँ कि 20 रुपए में बिक गई थी। मैं तो कभी कहीं नहीं चाहती कि कोई भी रेड लाइट एरिया कभी डिमोलिश हो, क्योंकि वो डिमोलिश होने का मतलब है। जय माता दी। आज का जो पॉडकास्ट है ये बहुत सीरियस मुद्दे पे मैंने उठाया है। आपने जेल सुनी है, बट जेल सिर्फ वो नहीं होती है जहाँ कैदियों को बंद किया जाए। जेल एक और होती है। यस, मैं रेड लाइट एरिया की बात कर रही हूँ। मैं उन बाज़ारों की बात कर रही हूँ जहाँ हज़ारों में लड़कियाँ कैद हैं, निकलना चाहती हैं, पर उन्हें ये नहीं पता निकल कर जाए तो जाए कहाँ। बहुत से केसेस हैं जहाँ उनके परिवार उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मैंने खुद पहली बार इस विषय में बहुत गहराई में बात करने की कोशिश की है एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इसमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। क्या है इसकी सच्चाई? स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट। स्टे ट्यून्ड। जितना हो सके इसको शेयर करिएगा, लोगों तक पहुँचाइएगा। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। कैसे हैं आप? अच्छा, बढ़िया। जो आप काम कर रहे हैं, बहुत लोग सोचने से भी डर लगता है कि ये कैसे हो सकता है। आपका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? देखिए, सफ़र जब बच्चा चलना सीखता है, मैं ये सोचती हूँ, तो इक्का दुक्का बार माँ बाप कोशिश करते हैं कि उसको उंगली पकड़ाए, लेकिन होता नहीं है। बच्चा खुद से कोशिश करता है। और ये कुछ ऐसा था कि जैसे एक छोटे से बच्चे को ये बता दिया गया कि तुम्हारी मंजिल वहाँ तक है। और ऐसी घटनाएं, मतलब अगर मैंने बोलना भी चाहा तो बचपन से लेके जब से मैंने होश संभाला वो ऐसी घटनाएं होती चली गई कि बस जब समझ आई तो मैं उस जगह पे खड़ी थी, उन सीढ़ियों को पार करके चली गई थी। और उससे पहले इतनी सारी ऐसी, मतलब घटनाएं क्या, दुर्घटनाएं होती चली गई कि बचपन में कह दिया कि भाई ऊपर मत देखना। उस स्कूलिंग उधर से ही है, जाना है उधर कोई, लेकिन वहाँ निकलो बाज़ार से, कबाड़ी बाज़ार से निकलो तो ऊपर मत देखना। और फिर उत्सुकता तो एक बच्चे में जागती है। और थोड़ा बड़े हुए तो और लोग भी टोकते थे बाज़ार के भी, कि भाई कभी कभी हमारे फादर को भी शिकायत होती थी, मानती नहीं है लड़की, ऊपर ही देखती जाएगी, इतनी दूर तक बाज़ार जाएगी, स्कूल जाएगी तो वहीं तक देखती जाएगी। फिर ये हुआ कि 8th क्लास में आ गए और 8th क्लास में एक दिन निकल के जा रहे थे तो वैसे थोड़ी ठक ठक की आवाज़ हुई। अर्ली मॉर्निंग में बहुत सन्नाटा सा रहता है, क्योंकि जब तक बाज़ार भी नहीं खुलता और उनकी भी गतिविधियाँ धीमी हो जाती हैं सुबह के वक्त। तो आवाज़ आई, मैंने ऐसे देखा तो उस लड़की की भी, एक लड़की उतर रही थी, उसकी भी नज़रें मुझसे मिली और वो पलट गई। लेकिन इतनी देर में मैं उसको पहचान गई थी कि मेरे साथ पढ़ने वाली लड़की थी। तो मैं अगले दिन से उसको ढूंढती रही। वो जो खुराफाती दिमाग था वो लगा रहा कि कहाँ गई, वहाँ तो ख़राब औरतें हैं। मेरी मदर ने तो हमेशा बताया कि वो ख़राब औरतें हैं, ये ख़राब औरतों के घर में क्या कर रही थी। फिर वो किसी दिन आई, 2-3 दिन तो उसने मुँह छिपाया। फिर मैंने उसको पकड़ा कि भाई तुम वहाँ क्या कर रही थी। मेरी अम्मा तो कहती हैं कि वहाँ बहुत ख़राब औरतें रहती हैं। अब ऐसे आप देखिए, ये 40 साल पुरानी बात है। उस लड़की ने कहा कि, और वो मुझे आज महसूस होता है कि वो उम्र से कहीं बड़ी हो रही थी। जिस उम्र में हमको ये बातें पता भी नहीं थी, वो उसमें बहुत ही तरीके से कहा कि ये मैं, अच्छी बात है मेरे साथ कि मैं बदसूरत हूँ।
मैंने कहा ऐसे कौन खुश होगा कि तुम बदसूरत हो तो उसके लिए खुश हो जाओगी। नहीं, और दूसरी बात अच्छी है कि मैं पैर, मेरे बचपन से पोलियो मुझे हो गया था। तो हमने कहा इसमें अच्छी कौन सी बात है। तो मेरी अच्छी ये है कि मुझे स्कूल में पढ़ने का मौका मिला इसलिए, क्योंकि जो काम मेरी अम्मा करती है, जो काम मेरी माँ करती है, उस काम के मैं लायक नहीं हूँ। मुझे तब भी समझ नहीं आया। और उसने कहा कि फिर इसके बाद एक बात यह है कि उन खराब औरतों में से एक मेरी माँ है, इसलिए यहाँ रहना तो मेरी मजबूरी है, मुझे यहाँ रहना है। तो थोड़ा सा तो मुझे लगा कि अरे इसके साथ तो कुछ बुरा हो रहा है, पर मैं क्या करूँ, इतना उम्र में तो नहीं पता, 10-12 साल की उम्र में किसी को क्या पता बच्चे को के। फिर समय गुजरता रहा ऐसे ही, और उसके बाद में कोई ऐसी कोई घटना तो नहीं हुई, लेकिन ये हुआ कि अर्ली एज में मेरी शादी हुई, बहुत अर्ली एज में। मैं शायद 15.5-16 साल की पूरी भी नहीं थी, मेरी शादी हुई। शादी के बाद एक बच्चा भी जल्दी हो गया, मेरी बड़ी बेटी जल्दी हुई, फिर बेटा हुआ। तो बेटा 1 महीने का था, उसके बाद ही कोई हमारे पड़ोस में रहने आई, और अच्छी सुंदर सी महिला थी, और मतलब मेरी तो उस समय शायद 17-18 साल की उम्र थी, लेकिन वो 35-36 साल के करीब की महिला थी, और गोरी चिट्टी बड़ी खूबसूरत सी रह रही थी सामने वाले घर में। लेकिन थोड़ा सा हमारे घर पर आना जाना हो गया था, और काम वाम भी करने लगी थी थोड़ा सा। फिर वो बच्चे को भी मेरी खिलाती रहती थी, नहलाती भी वही, उसको तेल वेल सब वही करती, और ऐसे ही गोविंदा करके बुलाने लगी थी उसको, जबकि अभी तक हमने कोई नाम वाम भी नहीं रखा था। फिर जैसे थोड़ी सी उससे आंतरिकता बढ़ी, तो फिर उसने एक दिन मुझे सब बात बताई कि मैं ऐसे वहाँ से हूँ, बाज़ार से, और मैं बहुत छोटी उम्र में मुझको उठा लिया गया था। मैं तो एक पुलिस वाले की बेटी हूँ, उसकी कोई रंजिश हुई, और उसमें मुझे 5-6 साल की थी, और मुझे सब याद है, मेरा घर, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मुझे सब याद है। तो मैंने कहा फिर तुम यहाँ आने के बजाय उनके पास चली जाती। तो उसने जो अपनी कहानी बताई, वो मुझे शायद वो आखिरी मील का पत्थर था जो मेरे सीने पर गड़ा दिया उसने। उसने कहा कि मैं तो पहचान रही थी कोई सज्जन आए हमारे यहाँ, मतलब बाज़ार में, और ये गोरखपुर की बात है कि वो आए और आके उन्होंने पैसा दिया अपना, मुझे भेजा गया उनके पास। मैं उनको थोड़ी सी देर में ही पहचान गई कि ये हमारे गांव के वो हैं, नाम लिया उसने कुछ, और मैंने उनको एज यूजुअल चाचा जी बुलाया। वो भी थोड़ी देर में कन्विंस हो गए कि हाँ मैं उनकी बेटी हूँ, और ऐसी घटना हुई जो कुछ मैं बता रही थी वो सब उनको समझ आ रहा था। लेकिन बड़ी ख़राब बात ये मेरे लिए ख़राब थी कि मैं चाचा जी कह रही हूँ, लेकिन उनके लिए देह धर्म पूरा करना पहला काम था, जिसका पैसा दे के वो यहाँ तक आए थे। उम्रदराज आदमी थे, और उसके बाद हर दिन वो आए, और हर दिन मैंने उनके हाथ पैर जोड़े कि मुझे निकाल दो यहाँ से, मुझे यहाँ से निकाल दो, मुझे मेरे घर जाना है। और जबकि वो वहाँ लगभग 25 साल गुजार चुकी थी, लेकिन वो अपना घर, अपना गांव कुछ नहीं भूली थी। तो उन सज्जन ने आश्वासन दिया हमें निकालूंगा। हर दिन आते रहे, अब मुफ्त में आते रहे। तो चाचा जी हो गए थे, लेकिन आते तो रहे, बैठते भी रहे उसके साथ। फिर एक दिन कहा कि तुम सब जेवर पैसा जो भी तुम्हारे पास ज़्यादा से ज़्यादा हो वो कर लेना, क्योंकि बाहर रहूँगी मैं तो रख नहीं सकूँगा, मदद करता रहूँगा, लेकिन बाहर रहूँगी तो फिर पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। वो सज्जन गवर्नमेंट जॉब में थे, उन्होंने अपना ट्रांसफ़र लिया मेरठ, और वो उसको भी लेके आ गए। और मैं समझती हूँ कि शायद 2-4 महीने गुजरे, और 2-4 महीने में उनका सब पैसा वैसा, इस बीच उनके जो जवान लड़के थे वो भी उसके आके मार पीट करके चले गए, और भागो यहाँ से, और वो भी पैसा वैसा छीनते रहे, सब जेवर वेवर उसका सब छीन लिया। वो औरों का भी सब इकट्ठा करके ले आई थी, और चूँकि खुद भी बहुत खूबसूरत थी तो उसकी डिमांड थी, तो इसलिए उसके पास भी पैसा था। वो सब छीन छान के उसको छोड़ के चले गए। उसके पास एकमात्र एक टेबल फैन और कुछ स्टोव, एक खाना बनाने का गैस स्टोव नहीं, मिट्टी के तेल वाला स्टोव, वो सॉरी ऐसा जो पंप वाला स्टोव होता, वो उसके पास छोड़ के गए, और 2-4 खाने पीने के बर्तन चले गए किसी रात। अब ऐसे में देखिए, मैं ये सोचती हूँ इसमें इस बाज़ार में रहते हुए और इस प्रोफेशन में रहते हुए मान के चलती हूँ कि उनके लिए खाना बनाना या और दैनिक ज़रूरतें हैं उन सब का कोई मतलब नहीं है। तो वो और जो नरविशान से वो हर जगह बाज की जैसी आंखें गड़ाए बैठा है। तो उसको जैसे ही वो सज्जन गए, तैसे ही किसी मोहल्ले के लड़के ने उसको प्रपोज कर दिया कि भाई ये तो हमें पता है कि तुम उसकी बीवी तो हो नहीं, और लड़के तुम्हें पीट के जाते थे, छोटा सा शहर है, छोटे छोटे गांव जैसे मोहल्ले हैं। तो वो बोले मैं तुमसे शादी कर लूँगा, मेरी तो शादी हो नहीं रखी। पता नहीं कि घड़ी में मान गई, और बस साथ रहने लगे। शादी क्या गई, साथ रहने लगे। और वो बेचारी को मतलब
झाड़ू पोछा करने लगी वो। उसने हर दर्जे ये कोशिश की कि मैं दोबारा न लौट जाऊँ। तो वहीं पे एक कारखाना था जिसमें लोग काम करते थे, तो उनके खाने वाने की व्यवस्था उसी को सौंप दी गई कि तुम बनाओ खाओ, और ठीक से उसका रूटीन, वो भी बड़ा बड़ा खाता रहा उसके पास, यानी वो भी केवल इसलिए रुका। इस बीच वो कहीं और चला गया और वहाँ जाके उसने शादी वादी भी कर ली, फिर आया नहीं लौट के। अब चूँकि हमारे से थोड़ी सी वो हो गई थी उसकी, वो फिर बताया कि कहा मुझे एक बार मिलवा दो मेरे घर वालों से। तो थोड़ा मेरा पहले से रिवोल्यूशनरी तो नहीं कहूँगी, लेकिन ज़िद्दी स्वभाव ज़रूर था। मैंने घर वालों के पीछे बिल्कुल वो कर दिया, अपने हस्बैंड को, पिताजी को, मतलब ससुर को, सबको, एक बार मिलवा दो, एक बार मिलवा दो, एक बार मिलवा दो। तो मैं कहा चलो भाई। हमारे ससुर तो नहीं चल पाए, लेकिन ताया ससुर थे, वो गए साथ। मिले वो लोग, बाहर आए, गाँव के बाहर ही रुके रहे। हमने खबर भिजवाई तो वो लोग आए लंबे चौड़े बेटी की तरह से, और उनके साथ 2 बिल्कुल हूबहू बेटी की शक्ल के बच्चे, ऐसे 14-14, 15-15 साल के। बिल्कुल लग रहा था कि ये इसके भाई हैं, सुंदर से। तो समझ में तो आ गया, बहुत रोए धोए, सब मेल मिलाप हुआ। छुआ नहीं उन्होंने अपनी बेटी को, मतलब गले नहीं लगाया। हमने कई बार कहा अपने पापा को, मम्मी को गले लगो, अपने सारे दुख तुम्हारे ख़त्म हो जाएंगे। तो सब कुछ हुआ और उसके बाद वो मुंह फेर के चले गए कि हम रख नहीं पाएंगे। हमारे लिए तो वर्षों पहले मर गई थी। मैंने उनसे बहुत सवाल करे कि क्यों मर गई थी? 5 साल की लड़की किसी के साथ भाग थोड़ी गई कि आपको ऑनर का प्रश्न हो गया? ये इसको तो कोई उठा के ले गया ना। और आप कहना हमारे पास रह रही थी, हमारे घर में पल पड़ के इतनी बड़ी हुई है, वहीं खा रही पी रही, मेरे ससुर कहेंगे, मेरे और लोग कहेंगे। तो नहीं, उनको समझ वापस लौट गए। और वापस लौटने के बाद में हमारे पास कोई चारा नहीं था, हम वापस आए। लेकिन अभी तो ये बड़ी मैराथन बहस शुरू होने वाली थी, क्योंकि हमारे घर में भी इस सब को लेकर बड़ा एक बहस छिड़ गई कि उसके माँ बाप ने रखा, हम इसको क्यों सपोर्ट करें, है ना। और ये बात रात भर चली, पूरे रास्ते भर चली और पूरे रात भर चली। मैं अकेली थोड़ी कमज़ोर भी पड़ी उसमें, ज़्यादा प्रतिवाद नहीं कर पाई, उम्र भी नहीं थी, और शायद मेरा वो भी नहीं कह रहा था, क्योंकि तब तक मैं पढ़ाई कर रही थी। मुझे ये भी डर था कि मेरी पढ़ाई न छुड़वा दें ससुराल वाले, तो इसलिए बहुत ज़्यादा विरोध नहीं किया। लेकिन दुख मुझे तब हुआ जब हम सब नीचे उतर गए, गर्मियों के दिन थे, और गांव देहात में आदमी छतों पे सोने का रिवाज होता है। नीचे उतर के आए तो वो नहीं थी, वो चली गई। वो सुन रही होगी हम लोगों की सब बातचीत, और रास्ते पर भी सुनी उसने, और वो चली गई और आई नहीं है। उन्होंने सोचा चलो पीछा छूटा। उस समय तो यही एक मन में भाव आया कि चलो, जब उसके माँ बाप ने रखा, हम ही क्यों रखें। अब वो 1 साल बाद आई लगभग, और 1 साल बाद आके, वो भाई दूज का दिन था, तो अच्छे से सब कपड़े पहने हुए थे, और उसके एक आदमी था ऐसे ही जैसे नौकर टाइप का, और वो बड़े फल वल मेवे उठा के बड़े टोकरे वोकरे रख के। तो मैं देख के शौक से ये तो हुई। मैं पूछा बताओ, हम बोली वो गोविंदा को टीका करना है मुझे, मैं उसे भाई मानती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, पहले ये बताओ कि तुम कहाँ थी अब तक जी, और तुम्हारे पास तो कुछ नहीं था, झाड़ू पोछा करती थी और तुम अच्छे से हो। तो मेरी उम्र शायद नहीं थी वो बात समझने की, लेकिन मुझे इतना समझ में आया। उसने कहा कि देखो तुम्हारे समाज ने, मेरे परिवार ने तो मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, जो वो कहना चाहती थी जितना भी अपने उसमें, और फिर जहाँ थी वहाँ चली गई। अच्छा, मेरे लिए केवल मात्र मेरे शहर का कबाड़ी बाज़ार ही एकमात्र रेड लाइट एरिया था। मुझे पता ही नहीं दुनिया का कि कहीं कुछ और भी है, क्योंकि मुझे तो जाने अनजाने उधर मेरे पैर खींचे जा रहे थे। मैंने मना कर दिया कि मैं तो नहीं, ये सब उठाओ। बोली एक बार गोविंदा को दिखा दो, मैंने करना जाओ। वो चलिए, जैसे गांव में घर होते हैं भी, आंगन है और आंगन के बाहर दरवाज़ा है, तो जैसे दरवाजे पे उसने मुड़ के देखा तो मैं उसे देख ही रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो आँखें मुझ पे चिपक गई, और इतना मुझे मतलब मैं कभी भूल ही नहीं पाई। फिर वो जो अपराध बोध था, वो जो जाते समय उसकी आँखों में शिकायत थी, चेहरे पे शिकायत थी, वो मैं कभी नहीं भूल पाई फिर। और जैसा आपने सवाल किया कि कैसे शुरू हुआ, कोई शुरू नहीं हुआ। जब व्यवस्थाएं सुधर गई कि हमारे देर नंदक शादियाँ हो गई, मेरे बच्चे स्कूलिंग में लग गए और थोड़ी सी फुर्सत मिली, तो मैंने फिर परिवार से कहा कि मैं एक बार उसे ढूंढना चाहती हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, आप लोगों के कहने से। सास ससुर हमारे रहे नहीं थे, मैंने कहा आप लोगों के कहने से हुई, मैं उसको ढूंढूँगी, बस जाना है मुझे। अब आप सोच सकती हैं कि गाँव से जहाँ साधन नहीं है, आना बहुत कठिन, और पर्दा है, घर के सब बड़े, गांव में तो सभी अपने रिश्तेदार हैं, तो वहाँ तक जाना मेरे घर से 8 किलोमीटर दूर है, और वो चीज़ बनाए रखना मुझे कुछ नहीं था। मैंने केवल ये देखा कि मुझे उसे ढूंढना है,
कोई काम का मुझे पता ही नहीं क्या करना है, क्या सोशल वर्क मैं नहीं जानती क्या होता है, संस्थाएं मैं नहीं जानती थी, NGO मैं नहीं जानती थी। अभी क्या आप 31 साल पहले सोचेंगे, एक 33 साल पहले से 93 की मैं बात कर रही हूँ, तो ज़्यादा ही टाइम हो गया। तो मैं नहीं समझ पा रही थी कुछ भी, और मैंने हर जगह धक्के खाए, गालियाँ खाई। बस मैं एक बात मुझे समझ आई थी कि मैं ये कहती रहूँगी कि मुझे तुम्हारे बच्चे पढ़ाने हैं, ये सारा दिन नीचे घूमते हैं और लड़कियाँ भी ऐसी घूमती हैं, तुम इनको पढ़ाने का मौका मुझे दो, थोड़ा थोड़ा अक्षर ज्ञान कराएंगे, इनके लायक ठीक रहेगा। शुरू में तो वो लोग नहीं मानी, बाद में इस शर्त में मानी कि मेरा बच्चा है तो मेरे घर, दूसरा बच्चा है तो दूसरे घर, एक दूसरे को मदद करके नहीं पढ़ाओगी कि यहाँ ले आई मेरे बच्चे नहीं लाओगी। तो मेरे लिए तो वो जैसे सोने पे सुहागा था कि मुझे हर जगह जाने का मौका मिलेगा। मैंने कहा हाँ मैं नहीं लाऊंगी, आपका एक बच्चा तो मैं एक बच्चा ही आपके यहाँ पढ़ाऊंगी, लेकिन मुझे 1 घंटा देंगे आप कम से कम। तो कहा ठीक है 1 घंटा देंगे आपको। वो 1 घंटा मेरे लिए मेरे सर्चिंग था, मैं हूँ ही नहीं टीचिंग मटेरियल, मुझे बच्चे पढ़ाना आते ही नहीं है, रुचि नहीं बिल्कुल भी, कि मैंने अपने बच्चे नहीं पढ़ाए अभी, स्कूलिंग में भी कभी नहीं पढ़ाए। तो वो देखती रहती मैं कि दिख जाए मुझे कहीं, बस वही देख रही थी मैं, और कुछ नहीं मुझे। लेकिन वो देखते देखते जो 2 साल बीते ना, मुझे हर किसी में उसकी तस्वीर नज़र आई। मैं तो ऐसी सैकड़ों लड़कियां देखी कि मैं क्या कर रही हूँ, इनके लिए कुछ नहीं कर सकती। इनकी बदहाली, चेहरे पे चूना पुता हुआ है, लेकिन वो जो अंदर की उदासी है, वो जो आँखों का लुक है, वो सब मुझे ऐसे अंदर अंदर खा रहा था जैसे। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। फिर हमारी एक रिलेशन में थे, उन्होंने मुझे कहा कि भाई तू एक काम कर, तू मैं एक संस्था बना, अकेले अकेले जाती है तो ठीक नहीं है, हम लोगों को भी डर सा लगा रहता है। और संस्था में मैंने कहा ये क्या होता है, तो उनका वो मैं बनवा रहा हूँ, अपने आप में रख दूंगा सब मेंबर भी, और फिर उसके बाद में तू काम करेगी तो थोड़ा तेरे कार्ड वर्ड छपवा दूंगा, थोड़ा सा तुझे ये रहेगा, डर कम रहेगा कि उन्हें दिखा सकती है कि मैं तो संस्था की बदौलत इनको पढ़ा रही हूँ, सब कर रही हूँ। ऐसे उनकी दलाल की नज़र में रहेगी, और नहीं तो छोड़ दे, अभी जिसको ढूंढ रही नहीं मिल रहा तो छोड़ दे। मैंने कहा नहीं वो तो ढूंढना ही है। फिर ये 96 के आसपास की बात है, और 97 में जाके संस्था उन्होंने रजिस्टर करा दी। फिर मुझे लगा कि चलो अब थोड़ा सा हिम्मत सी बंदी। फिर मैंने कोई दरवाज़ा ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ मैंने नहीं खटखटाया, वहीं नहीं, मैं हर अधिकारी के पास गई, हर जगह गई कि वहाँ ऐसी औरतें हैं, उनकी कुछ मदद करनी है। सबने कहा हाँ ठीक है बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं। तत्कालीन जिलाधिकारी के पास मैं जहाँ मैं जा सकती थी मैं वहाँ गई। अगर कहीं मैंने सुन लिया कि आज बड़ा एक जलसा है जिसमें सारे अधिकारी इकट्ठे हो रहे, मैं वहाँ भी अपनी गुहार लेकर गई। ज़बरदस्ती मिली, रोक रहे लोग नहीं, लेकिन मिलती रही कि नहीं मुझे मिलना तो ज़रूर। ऐसे 97 में हमने पहली लड़की निकाली, फिर पहली लड़की को रेस्क्यू किया, और मैं उसका श्रेय अपने आप को कभी नहीं, वैसे मैं श्रेय किसी का नहीं। क्या उम्र थी उस लड़की की? उसकी काफ़ी उम्र थी, वो लगभग 35 के करीब की थी, और उसकी एक 7-8 साल की बेटी भी थी। तो उसने कहा था खुद कि मुझे निकलना है? मेरा कोई प्रयास, मुझे तो पता ही नहीं निकालना कैसे है। उसने मुझे कहा कि आप इतने दिन से आ रही हो, मैं देख रही हूँ आप अच्छी हो, अच्छे घर की हो, तो मुझे निकाल दो, मैं जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ की नहीं। मैंने कहा यहाँ तुम्हारा घर नहीं है? और नहीं मेरा घर नहीं है। मैंने तुम्हारे मम्मी पापा? नहीं मेरा कोई नहीं है यहाँ, मुझे तो उठा के ले आया था एक ट्रक ड्राइवर। वो पहली बार जैसे मेरे लिए आई ओपनर था, मुझे लगा कि ये क्या। मैंने कहा उठा के क्यों लाया, तुमने शोर नहीं मचाया? बोली नहीं, वो तो मुझे ऐसा कहा उसने कि मैं छोड़ दूंगा, ऐसे इतना दूर बच्ची तो मैं रोज़ देखता हूँ, मैं इधर से गुजरता हूँ, जहाँ जा रही हूँ वहाँ मैं छोड़ दूंगा। और मैं बैठ गई उसके साथ, इतनी अकल नहीं थी। और जब मैं आई तो मेरी आँखें खुली, और फिर कोई मेरे पास रास्ता नहीं था, आप जैसी कोई थी भी नहीं। अब आपको मैं इतने साल से देख रही हूँ यहाँ आते हुए, 3 साल 4 साल आपको हो गए, मेरा एक बार हाथ पकड़ के निकाल दो। मैंने कहा वो क्या तरीका, कैसे निकालूं, ये तो मुझे यहाँ जान से मार देंगी। तो बोले नहीं कुछ नहीं, आप ऐसा करो, मुझ पर भरोसा करती, मुझे इतना समय हो गया है, उसको वो 15-16 साल हो गए थे, कि आप कोई कस्टमर भेजो और 1000 रुपये में मुझे नाइट हाल्ट कराते हैं, भेज देते हैं बाहर, और सुबह लेकिन 6 बजे मुझे हर हाल में भेजना होगा आपको वापस। उससे बड़ी शर्त यह है कि मेरी बेटी लानी पड़ेगी। और मैंने कहा बेटी कहाँ है? तो उसने जो मैं एड्रेस दिया और राजस्थान का कहीं का दिया कि वहाँ का। अब देखिए, हालांकि उस समय थोड़ा थोड़ा ये फ़ोन शुरू हो गए थे, मगर इतनी भी कैपेसिटी नहीं थी लोगों की कि सबके पास फ़ोन हो। लेकिन तब हमें प्रशासन से मदद दी भी। तब इतना बुरा हाल नहीं था शायद, कम से कम मेरे शहर का नहीं था, तो बहुत मदद की। और रात भर मतलब बाई रोड एक आदमी भेजा गया,
सरकारी आदमी भेजा गया और पूरा एड्रेस की वहाँ भी खबर की गई कि ये बच्ची इस तरीके से, और तब तक नहीं छूना जब तक हमारा आदमी ना आ जाए, केवल वॉच करना है, क्योंकि अगर आपने छुआ तो यहाँ खबर आ जाएगी और ये लड़की मारी जाएगी। तो आप इतना करना है आपको, फिर ये कभी नहीं मिलेगी बच्ची। वो सब हुआ। अब सुबह 6 बजते ही तो उस लड़की ने हाथ पैर फुला दिए हमारे। बोल नहीं मैं जाऊँगी, मेरी लड़की को मार देंगे, उन्हें शक हो गया होगा अब तक, मेरी लड़की को मार देंगे, मेरी लड़की को माँ होती है आफ्टर ऑल। तो मैंने कहा भाई अभी थोड़ा सा और। जो अधिकारी लोग हमारे साथ बैठे थे उन्होंने भी कहा कि हमने पूरी रात तुम्हारे साथ गुजारी है सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी बेटी सुरक्षित यहाँ तक आ जाए और तुम वापस न लौटो। इतना इनकी भी हिम्मत को दाद दो कि तुम वहाँ तक निकाल लाई, तो इतना करो। और लगभग 7 बजे, और इस बीच सूचना भी आती रही कि वो लोग थाने चली गई हैं और उन्होंने मिसिंग रिपोर्ट लिखा रही हैं, और हमें उन्होंने आश्वस्त किया कि मिसिंग रिपोर्ट तो तब लिखेंगे ना जब हम उनको लिखने देंगे, और आप चिंता ना करो कुछ लिखा जाएगा, क्योंकि मैंने कहा हमारे बंदे के खिलाफ लिखी गई तो हमारे लिए तो एक मुसीबत हो जाएगी। तो 7 बजे के लगभग लड़की को लेकर वो जैसे ही आए तो वो पहली बार मुझे ऐसा लगा अभी मैंने उसके प्रति जो अपराध किया था उसकी थोड़ी सी भरपाई हुई है, और अब मैं वो जब तक मुझे नहीं मिलेगी तब तक मैं नहीं चुप बैठूँगी। अब तो हर लड़की मुझे निकालनी है, जो भी कैसे भी, साम दाम दंड भेद सब चीज़ से। और बस उसके बाद मैंने उनके साथ थोड़ा सा अपनापन बढ़ाना शुरू किया लोगों के साथ। लड़की वो चली सुरक्षित है, बेटी भी पढ़ी लिखी, उसके बाद शादी हो गई प्रशासनिक की, उसकी भी हुई है, लड़की की भी शादी हुई है फिर। और ये सब तो देखिए पहचान तो छिपा के ही की जाता है। उसके बाद मैंने इतना ज़रूर किया कि मैं लड़कियों की तरफ नहीं देखती थी। फिर से लड़कियाँ लाइन से बैठी हैं, इधर बेंच पे हम बैठे हैं, वहीं धम आके बैठ जाते हैं कई बार। मालकिन हालांकि उसके बाद ये बनना शुरू हो गया था कि मालकिन ने थोड़ा सा पर्देदारी करनी शुरू कर दी थी जो भी होती थी। और पहली बार 98 में मैं इतना उनको कन्विंस कर पाई कि मुझे लगा कि ये अब से पहले जो भी मैं देखती हूँ इनके जो लाइसेंस इनके पास, ये नाचने गाने का है, मनोरंजन कर विभाग से है, और हर जगह उस्ताद हैं। तो मैंने उनसे कहा कि तुम सब गज़ल गाती हो, ये 97 की से 8 की बात है, बन के ये सब करती हो तुम, तो एक तुम्हारी कला को आगे लाते हैं। अब लोग यहाँ गाना सुनने नहीं आते क्योंकि टीवी चल गया, रेडियो है, सब चीज़ें, बस यहाँ तक ही सीमित था। तो मैंने कहा तुम, कुछ महिलाएं तैयार हुई। फिर एक बुजुर्ग महिला थी जो मुझे बहुत बेटी जैसे स्नेह देती थी, उन्होंने कहा मैं तेरे साथ हूँ, आएंगी, ये ज़रूर आएंगी, बस थोड़ा सा ना प्रैक्टिस की ज़रूरत है क्योंकि छूटी हुई है। तो हमने कहा दिए, बताओ क्या चाहिए। बोले एक तो उस्ताद चाहिए। मैं कहा मैं तो जानती नहीं, आप बुला लो, कोई वो नहीं करेगा। तो बोली ठीक है। मैंने कहा पैसा वैसा आप बता देना, जो भी कुछ करना हो मैं लोगों से अरेंज करके दूंगी। बोले नहीं पैसा तुम्हें नहीं देना, पैसा हम ही देंगे, तुम कराओ। और वो उन्होंने इतनी, मतलब मेरा मीडिया ने भी इतना साथ दिया कि हर दिन की उनकी रिहर्सल की भी अखबार में छपी खबरें, हर कमरे में जाके छपी। और फिर एक बड़ा इस शहर में वो हुआ, वो इतना बड़ा कार्यक्रम था कि लोगों ने बहुत अप्रिशिएट। 98 में मैं उम्मीद भी नहीं कर सकती थी कि ये हो सकता है कि दरवाजे खोलने पड़े हमें हॉल के, और जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा लोग आया। मैं था कि 10-20 लोग आएंगे, कोई आएगा नहीं, लेकिन वो बड़ा हुआ, लोगों ने बड़ा सराहा, मीडिया ने बहुत साथ दिया, इतना अच्छा लिखा। फिर मुझे थोड़ी उम्मीद जगी कि अभी तो ये बदलेंगी, लेकिन वो तो वहीं ढाक के 3 पात थे। वो सब ठीक तुम कह रही हो, मगर ये तो सब चल रहा है। और देखिए मैं अकेली अपने आप को ये दुर्भाग्यहीन मानती हूँ, एक भाग्यहीना औरत मानती हूँ कि मैं उस सब चीज़ की प्रत्यक्षदर्शी हूँ, उस बदलाव की जो नाचने गाने से लेके और देह व्यापार तक बदला। क्या आप भी अपनी पास्ट लाइफ जानना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्या कर्म करके आए थे जिसकी वजह से ऐसी जिंदगी मिली है, अच्छी या बुरी? क्या आप भी अपने फ्यूचर को जानना चाहते हैं? आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत टाइम से किसी कंपेटिटिव एग्जाम की मेहनत कर रहे हैं बट उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, उसमें आपको जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहे हैं, कोई बिजनेस आपने खोला था लेकिन वो बिजनेस वैसे का वैसा ठप हो गया है, शादी नहीं चल रही है, सोलमेट कौन है, कभी आया भी था लाइफ में या आना है, इन सारे सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग
रीडिंग में मिलेंगे। यस, मैं बात कर रही हूँ आकाशिक रीडिंग की। आकाशिक रीडिंग में बेसिकली होता क्या है? आकाशिक रीडिंग में आपकी सोल की जर्नी का पता चलता है, आपकी आत्मा क्या कर्म करके आई थी, जिसके बेसिस पे आपका फ्यूचर पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा बिजनेस आपके लिए सबसे बेस्ट है, कौन से बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगी, आपका सोलमेट कौन है, कैसे पहचाने उसे, वो कैसा दिखता होगा। तो जब भी वो आपकी लाइफ में आए उसे जाने नहीं देना है, उसी से शादी करिए। किसी गलत इंसान से शादी करके जिंदगी भर मत पछताइएगा। अगर आप अपने किसी लव्ड वन से जो इस दुनिया में नहीं है, आप जानना चाहते हैं कि उनकी डेथ क्यों हुई, क्या उनकी कोई इच्छा थी, वो मुक्त हैं भी या नहीं भी, इन सारे सवालों का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मिल सकता है। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस के साथ मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर ममता, जिसने आकाशिक रीडिंग को एक नई पहचान दी है, हर एक इंसान तक पहुंचाया है। तो अगर आपको भी अपना अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको भी बुकिंग करनी है, तो आपको नीचे वेबसाइट दिख रही होगी, नंबर्स दिख रहे होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। इसमें बच्चों की भी रीडिंग हो सकती है, बच्चों की भी रीडिंग की जाती है। अगर आपका बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ऑटिज्म से सर्वाइव कर रहा है, या क्यों है ऐसा वो बच्चा, क्या किस्मत की आपने क्या ऐसे दान पुण्य किए थे जिसकी वजह से आप इतने सौभाग्यवती हैं, जो भी आपके सवाल हैं वो उन सब सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। जय माता दी। क्या कभी आपने ऐसा देखा कि आप वहाँ हो और कोई लड़की को लेकर आ रहे हैं और उस टाइम पे आप देख रहे हो कि वो कैसे आ रही है, जो हेड होती हैं वो कैसे ट्रीट करती हैं उन्हें? नहीं, जो नई लड़की आ रही है, हाँ जी, वो इस हालत में कभी दिन में नहीं आ सकती। वो रात को ही आती हैं। वो ऐसे समय में आएगी जब कोई ना हो, नीचे बाजार में भी ना हो। और अगर दिन में आ भी गई तो हमें 1 घंटा भी नहीं लगता उसको रेस्क्यू करने में। हम हैं या नहीं है जी। अगर वो दिन में आ गई है तो ऐसा नहीं कि हमारे स्टेक होल्डर्स नहीं है, मैं सबका नहीं चर्चा करती हूँ, लेकिन हैं लोग हमारे कि जो तुरंत वहीं हैं, हर वक्त हैं, जिनके वहाँ व्यवसाय हैं, जिनके छोटे हैं, बड़े हैं, रिक्शा वाले हैं, ठेले वाले हैं, दुकानदार हैं, उनके नौकर हैं, चाय वाले हैं, कि जो तुरंत कहेंगे कि अब चूँकि वहाँ ज़्यादातर मुझे दीदी बुआ कहने वाले लोग हैं आसपास, मायका नज़दीक होने की वजह से, तो कहेंगे कि एक लड़की है। तो वो कभी नहीं कर पाए ऐसा, तो वो तो तुरंत निकाली हमने 10-10 मिनट के अंदर। लड़की आके भी नहीं खड़ी हुई, लड़की जीना नहीं चढ़ी और हमने लड़की निकाली, नीचे से नीचे निकली लड़की। जब पहली बार आपने कोई लड़की ऐसे इंस्टेंट निकाली तो कैसा रिएक्शन था उनका? वो तो कह रही हमें नहीं पता, हमें क्या पता। जैसे एक लड़की उनके पास पहुंची और उन्हीं के किसी बंदे ने, ये ऊपर वाला करता रहा मेरे साथ, वहाँ पर ना नीचे शुक्रवार के दिन पैंट लगती थी, मतलब जैसे बाज़ार, लोकल बाज़ार लगता था और बहुत भीड़ होती है उसमें, तो भीड़ में कुछ दिख भी नहीं रहा था। तो मैं जनरली तो मैं दुपट्टा बांध के जाती हूँ, मैं उनके प्रोफेशन को मैं नुकसान नहीं पहुँचाती कि मुझे आज नहीं जाना है किसी के भी कमरे पर, निकलना है सीधा, तो मैं दुपट्टा बांध के जाती हूँ बिना पहचाने। लेकिन वो होता एक उनका जो बड़ा पिंप कहती कहूँ नहीं कहूँ उसको पता नहीं, उतर रहा था वो, और जैसे ही उतरा उसकी मुझसे नजरें मिलाई, उसने नमस्ते की, जबकि हम एक दूसरे के दूर विरोधी हैं। वो मुझे पे मुकदमे करता था, मैं उस पर करती थी। तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और मैंने बस कभी बहुत उड़ रहा है, तो ऐसे काटूंगी तेरे पंख कि उड़ ना पाएगा ज़िंदगी में कभी। मैं ये कह चल दी, तो उसने कहा रुको 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 दीजिए, जी बोला था जैसे हमारी लोकल लैंग्वेज है, जी रुको। कहाँ बता, रिक्शा वाला बुलाया, जी कोई इनके ऑफिस छूट गया। मैंने कहा मैं अपने आप चली जाऊँगी। ना बैठो, बैठ जाओ। बैठ के मैं बहुत चीज़ों में विरोध नहीं करती, अपना समझ के डांटती हूँ, अपना समझ के गुस्सा करती हूँ, मारती भी हूँ तो अपना करके कि उन्हें बुरा ना लगे। ये आदत में शुमार हो गया। मुझे सब अपने ही लगते हैं। मुझे कभी ये भी नहीं लगता कि मैं उस बाज़ार से गुजर के जा रही हूँ और कोई है बाहर तो उसे आवाज़ लगा के दीदी नमस्ते, तो मैं कर लेती हूँ, मुझे ये भी नहीं लगता। तो मैं चली गई और मेरे से पहले वो ऑफिस में था। मैंने कहा वहीं क्यों नहीं रुका, बात करनी थी कुछ? हाँ, लड़की आई है, निकाल लो। कितनी देर हो गई? मुश्किल से 15 मिनट हुई हैं। मैं तू ही छोड़ के आया ना ऊपर, वहीं से उतर रहा था। बोला ना वहाँ नहीं है, जो उसकी खुद की अपनी माँ कीप होती हैं उसके है, मैं नहीं जाऊँगा, इसलिए आपको वहाँ नहीं बताया, आप चले जाओ, निकाल लो। हम चले गए, मीडिया को खबर की। मैं पुलिस को कभी खबर नहीं करती, मीडिया को खबर की, मैंने पुलिस तो अपने आप ही आएगी थोड़ी देर बाद, पहले लड़की को तो ले लूँ सुरक्षित। तो इतनी कैसे बताऊँ, काम वाली भी अच्छे कपड़े बेचारी पहनती हैं, कमाती हैं तो पहनती भी हैं। बहुत एकदम बिल्कुल मैला और बहुत ही गंदा सा एक सूट पहने हुए थी जो झीना हुआ पड़ा था बिल्कुल। एक चप्पल थी मेरे पास इस वक्त, उसकी फ़ोटो नहीं है, मैं दिखाती कि शायद होगी भी। चप्पल टूटी सी थी जिसमें उसने धागे से सिल रखी थी वो, और बस ऐसे किए जा रही थी और एक दुपट्टा ऐसे करके उड़ रखा था। मीडिया ट्रायल जैसे ही होना शुरू हुआ, मैंने उससे कुछ सवाल पूछे तो बताया कि माँ बाप बचपन में मर गए एक एक्सीडेंट में और 2 भाई और 1 बहन थे ये। तो ये नज़दीक रिश्तेदारों में बुआ बची थी, बुआ ले गई भाइयों को तो इसलिए कि उनका अपनी बेटियों से शादी कर लेंगे, उनको काबिल बना के घर में
उनके बेटे नहीं थे बुआ के, कमाने वाले तो दामाद आ जाएंगे, कम्युनिटी से थे अलग हमसे। और बेटी को इसलिए घर की नौकरानी बन जाएगी। और वो धोबी का काम था उनका, तो हर रोज़ नहर पे जाती है और बस धोबी इतना ही काम था उसका। घर का खाना बनाती, फिर कपड़े धोने जाती, बस आती। इस बीच वहाँ कोई लड़का, जैसे नहर में गाँव देहात के लड़के नहाते रहते हैं, किसी लड़के के साथ थोड़ी उसकी बातचीत शुरू हुई। अब कुछ दिन बाद ही लड़का शायद समझदार था, उसने कहा कि देख ठीक है, मुझे तो अच्छी लगती है, मुझे तेरे दुख दर्द से भी है, पर हमारी शादी नहीं कभी हो सकती, इसलिए आगे बढ़ते नहीं हैं। क्योंकि तू भाग आएगी मैं समझता हूँ, क्योंकि तेरा कोई नहीं, लेकिन मेरे घर वाले मुझे जाने भी नहीं देंगे और तुझे एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, और तू मर जाएगी मैं भी मर जाऊँगा, कोई फ़ायदा नहीं है, तो आज से हम यहीं ख़त्म करते हैं। बेचारी ना कुछ कहने की उसमें थी ना सुनने की, कुछ नहीं उसने बोला। अब ऐसे में देखिए कहाँ कहाँ निर्विश्वास पंछी गाड़ते हैं। कोई पड़ोस का लड़का है, आप ये गाफिल ना रहें कोई भी, मैं समाज पूरी सोसाइटी को कहती हूँ कि वो कहीं दूर दराज का कोई ट्रैफिकर है, आपके इर्द गिर्द का भी है, आपका पड़ोसी भी हो सकता है, आपका घर का भी हो सकता है, आपका नज़दीक है, आपका फल वाला, आपका सब्जी वाला, आपका काम करने वाला, कुछ भी हो सकता है। वो भी पड़ोस का लड़का था, उसने कहा देखा ही ना काफिरों को, ये तुझे फंसा रहा था, मैं बहुत दिन से देख रहा था, तुझे फंसा रहा है, मैं करूँगा तुझसे शादी। तब भी बेचारी ने कुछ नहीं कहा, ठीक है तू मेरी मौसी के यहाँ चली जा, यहाँ तो ये तेरे बुआ करेंगे नहीं, बाद में आके ना बता देंगे हमने तो निकाह कर लिया। ये लड़की पागल तैयार हो गई, स्कूल का कभी मुंह नहीं देखा। उसने 1 मिनट का टिकट दिया, 20 रुपये टिकट में से बच्चे को उसके हाथ में दिए और कह दिया कि वहाँ जाकर किसी भी रिक्शे वाले को कह देना कि मुझे कबाड़ी बाज़ार छोड़ दे। बाप, और पैसा नहीं देना रिक्शे वाले को, वो मैं अपने आप दे दूँगा, मुझे जानते हैं वहाँ सब। चली गई। तो वो जो इतनी देर से ऐसे कर रही थी, जब मैंने सोचा ये इसका अंदर से जो एजिटेशन इसको हो रहा है वो है। फिर मैंने कहा बेटा क्या है, हाथ में कुछ परेशानी हो रही है? तो उसने ऐसे खोल के दिखाया, तो 20 का एक सा नोट था जो उसने दिया। मैं उसे कहती हूँ कि 20 रुपये में बिक गई थी लड़की, क्योंकि उसे नहीं मालूम कि क्या था उसके हाथ में, तो 20 रुपये थे, एक टिकट बस का और 20 रुपये। ये शायद ऊपर वाला हमेशा मुझसे ऐसा काम कराता रहा कि ना वो नीचे उतरता, ना मैं उसको ऐसे धमकाती और ना ये लड़की निकलती। मैंने उसे कहा बाबली लड़की, तुझे ये नहीं दिख रहा था कि वहाँ कैसे लड़कियाँ मेकअप करके सजे बजा करें? ये मैंने सोचा इनके यहाँ शादी है कोई, उसको पता ही नहीं है, वो तो निकली ही नहीं घर से, नहर, नहर से घर, इतनी उसकी दुनिया थी। तो ये ऐसी जगह पे ये जो ट्रैफिकर है ना, वो पंजे गड़ा के बैठा है। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मुझे समझ नहीं आती। मुझे भी नहीं आता कि मैं हज़ारों लड़कियाँ निकाल दी, 5000 निकाल, मेरे बस की नहीं थी, बस की नहीं। मुझे समझ, एक लड़की को आप कैसे निकाल सकते हैं जो तैयार नहीं है? उसे तैयार करने में मुझे 6-6 महीने, 7-7 महीने, कभी कभी साल भर लगा। निकालने के बाद की बड़ी समस्या होती है। मैं कोशिश करती हूँ पहले कि मैं उसका घर जान सकूँ कहाँ है, उसके घर वालों को कन्विंस कर सकूँ, बिना ये बताए कि वो उस जगह पे है, ये बता के कि वो मेरे साथ काम कर रही है, मेरी संस्था में काम कर रही है और मैं उसको आपको मिलवा दूँगी। आकर तैयार हो जाते हैं तो आते हैं, उनके सुपुर्द हम करते हैं। लेकिन अगर नहीं तैयार होते तो हमारे पास एक लीगल एस्पेक्ट के अलावा और कोई कहा वो नहीं होता कि नारी निकेतन जाएँ, वहाँ से प्रशासन की सुपुर्दगी में है, सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। फिर अब भी फ़िलहाल मतलब आपको इतना टाइम हो गया है, इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रैफिकिंग कहाँ एक्टिव है? देखिए, इंडिया में अगर ट्रैफिकिंग की बात हम करें तो अब तो कुछ ऐसे जिनके इलाकों के मैं नाम नहीं ले सकती, क्योंकि अभी अभी ताज़ा मेरे साथ बहुत जाती हो रही हैं पॉडकास्ट के बाद। हमारा भी नाम लिया, हमारा भी नाम, हमारा शहर बदनाम कर रही हैं, हमारा कर रही हैं। फैक्ट ये है, कोई इलाका ऐसा नहीं है जहाँ से लड़कियाँ नहीं आ रही, क्योंकि उनको कैसे काम के नाम पे प्यार में धोखा देके। और ये मत आप समझिए कि वो पढ़ी लिखी लड़कियां नहीं हैं, वो बेवकूफ़ नालायक लड़कियां वो भी हैं कि जो बिना ये जाने कि ये कौन है। अभी जैसे आजकल बहुत सब चल रहा है कि भाई वो लव जिहाद है और ये है। अरे आप इसे लव जिहाद क्यों कह रहे हैं? आप इसको ट्रैफिकिंग क्यों नहीं कह रहे? जो लड़की मिल नहीं रही है, अभी एक बड़ा मसला चल रहा है, तो उसमें लड़कियां मिल नहीं रही हैं, जिनको नोएडा दिखाया गया, कभी गुड़गांव दिखाया गया, लेकिन वो मिल नहीं रही हैं, तो कहाँ गई? तो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी जगह की आ रही है, हर जगह से आ रही है और हर जगह जा रही हैं। ये एक्सचेंज है। अगर नेपाल की लड़कियां आ रही हैं तो मैं ये क्यों मानूं कि मेरी लड़कियां वहाँ नहीं जा रही हैं? मेरा तो मन नहीं मानता ये बात कि वो वहाँ नहीं जा रही हैं, क्योंकि वाया नेपाल भी कहीं भेजी जा रही है। तो वही जा रही हूँ। अभी आपके सामने एक बड़ी बात है कि कैसे वो जो भी है सीमा आगे क्या लगाती है, वो वाया दुबई आई। अगर इंडिया में उसने अंदर आई है तो वाया दुबई आई। और जब एक आदमी को बिना वीज़ा और उसके यहाँ एंट्री मिलकर वो यहाँ की बहू बन के बैठ सकती है,
तो हमारी लड़कियों को कहाँ नहीं बिठाया गया होगा। तो यहाँ भी आसान है, नेपाल का कांटों की बाढ़ पार करो, सिर पे चने की पोटली रखी, जरा चने बेचे आए यहाँ तक। आप चले जाइए मड़वड़ी चले जाइए, आप सोनोली बॉर्डर पर चले जाइए, आप पिथौरागढ़ चले जाइए, टनकपुर से आएंगी तो यहाँ से पूरा आप एरिया यहाँ से पहाड़ तक क्रॉस कर लीजिए नेपाल का। कितना आसान है लड़की आना। यहाँ से आएंगी पिथौरागढ़ आ जाएंगी, पिथौरागढ़ से पीलीभीत आ जाएंगी, मुरादाबाद आके बिजनौर आके मेरठ आ जाएंगी, मेरठ नहीं पसंद आई तो दिल्ली आ जाएंगी, दिल्ली से पुणे चली जाएंगी। कहाँ कौन सी ये रूट कॉजेज़ हैं, 1000 बार मैं सरकारों को भेज चुकी हूँ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, ये रूट कॉजेज़ हैं। आप इन पे तो एक पहरेदारी करिए, इन पे तो विजिलेंस कमेटीज़ बनाइए। आप मत बनाइए, आप हमसे कहिए। ऐसे और NGOs भी काम कर रहे हैं, 4-5 NGOs हैं पूरे हिंदुस्तान में कि ऐसा काम कर रहे हैं जो अपने अपने एरिया में विजिलेंस कमेटीज़ बनाएं, जहाँ वो नज़र रखें कि इस रास्ते पे लड़की आ रही है, पता रखा जाए। हैं बहुत लोग, जैसे उधर बनारस में कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गोरखपुर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि बॉर्डर पर जैसी लड़की क्रॉस होती है तो BSF के साथ उनका अच्छा खासा तालमेल वो रखते हैं और तुरंत उन्हें पता लगता है कि ये लड़की कहाँ जाए। पूरी पूछताछ, पूरा उनका लेखा जोखा, उनके आधार कार्ड और उनकी सब चीज़ें पहचानी जाती हैं। तो लेकिन फिर भी कैसे एंट्री कर रही हैं, क्योंकि और जगह हमने खुले छोड़ दिए। एक जगह एक आदमी सक्रिय हो सकता है, पूरे हिंदुस्तान में सक्रिय नहीं हो सकता। अगर मैं ये कहूँ कि नहीं जी मैं तो दिल्ली भी देख लूँगी, मैं मुंबई, ये इससे बड़ा कोई झूठ हो नहीं सकता। मुझसे अपना शहर साफ़ हो नहीं रहा, मैं दूसरा शहर कैसे साफ़ करने चली जाऊँगी। अपने शहर की जड़ों को मैं जानती हूँ, लोगों को मैं जानती हूँ। मुझे कभी कोई मुश्किल आती है तो वो लोग खड़े हैं, दूसरे शहर में जाके कौन खड़ा है। तो ऐसी चीज़ों पे सरकार का कोई ध्यान नहीं, उनके एजेंडे में कुछ नहीं है। इसलिए ये तो आप क्या समझते, विश्व का तीसरा सबसे ज़्यादा धन देने वाला ये व्यापार है, जिसमें कुछ नहीं लगता आपका। किसी बच्चे की, किसी महिला की, किसी बच्ची की ज़िंदगी दाव पे लगती है। जब आप इन एरियाज़ में जाते हैं तो इनके तो कॉन्टैक्ट्स भी होते होंगे, क्योंकि आते तो सब हैं। बिल्कुल। तो इन्होंने कभी ऐसे अपने कॉन्टैक्ट्स का यूज़ नहीं किया? नहीं किया होगा जी, लेकिन शायद चला नहीं, क्योंकि मैं तो बदतमीज़ हूँ घोषित बदतमीज़ हूँ कि थप्पड़ भी मारूंगी। बहुत बार ऐसा हुआ है, जैसे लोगों ने, मैं समझती हूँ कि वो क्यों जा रहे हैं, पर उन्होंने कहा कि जो बहुत ही मतलब अभी सच वो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने कहा भी तुम वहाँ जाती हो, एक बार हमको भी लेके चलो। पहले तो मुझे ऐसे बहुत गुस्सा आता है, फिर क्यों लेके चलूँ, वहाँ नौचंदी थोड़ी लगी है, क्या देखने जा रहे हो, नुमाइश लगी है, क्या चीज़ है कि जिसे आप देखना चाहते हो। आप ये कहो कि मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगेगा। आप उम्र दराज से आप अपनी क्यूरियोसिटी मुझ पर जाहिर कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगेगा, मेरी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। एक बार दिखा के लाओ, अच्छा। या फिर एक रेस्क्यू ऑपरेशन में ज़रूर ले जाना। संयोग ये हुआ कि ये तात्कालिक मुझ पर सूचना आई, एकदम कोई मेरी प्री प्लानिंग तैयारी भी नहीं थी, कुछ नहीं था, और कि मेरी लड़की को निकालना है आज ही। मैंने कहा उन सज्जन को फ़ोन किया, मैंने कहा आ जाओ सर, आज एक लड़की निकाल रहे हैं। बोले कहाँ ना, मैंने कहा पुलिस चौकी पर खड़े कर देना गाड़ी, अंदर तो नहीं, गलियाँ ऐसी ही हैं, तो आप आ जाना और 1-2 छोड़ के मुझे फ़ोन करोगे तो मैं सज्जे से जान जाऊँगी। ठीक है। वो आ गए ऊपर आ गए, तो अब स्वाभाविक बात है, मैं उनकी लड़की ले जा रही हूँ, वो मुझे प्यार थोड़ी कह देंगी ले जा, मुझे गालियाँ भी देंगी, मुझ पर हाथ उठाने की तो हिम्मत नहीं उनकी, लेकिन गालियाँ भी देंगी और ये भी कहेंगी कि तेरी लड़की भी यहाँ बैठ जाए, तेरी बहू भी यहाँ बैठ जाए और तुझे भी यहीं बिठा दें और तेरे साथ ये कर दें और तुझे वो कर दें। मैंने किसी को थप्पड़ मारा, कस के मारती हूँ मैं तो, और 2 भयंकर गालियाँ दी जो मैं दे सकती हूँ। लोग कहते हैं कि आप बाहर से इतनी सोफिस्टिकेटेड दिखती हूँ, वहाँ जाके कैसे गालियाँ देती। मैं माँ बहन की सब देती हूँ, वो मुझे माँ की गाली दे रही, मैं नहीं दूँगी, कैसे दे देंगी, लड़की मुझे सामने दिख रही है, मैंने उनको गाली दी तो वो सच नहीं, ये कौन सा रूप है तेरा, मुझसे काफ़ी बड़े थे वो, ये कैसे। तो मैंने कहा आप क्या चाहते हो, आप क्या सोचते हो कि सारे पुलिस वाले ख़राब होते हैं, वो क्यों गालियाँ देते हैं, क्योंकि बिना गाली दिए, बिना पिटाई करे कौन बता रहा कि मैंने चोरी की है। मर्डर के आदमी कहेगा मैं तो निर्दोष हूँ जी, कोर्ट में जाते ही कहेगा, ये तो यही कह रही हैं, और ये कोर्ट में जाके मुकरती है कि मैं तो निर्दोष थी साहब, मुझे फंसा दिया, झूठा फंसाया। अभी तात्कालिक मैं गवाही दे के आई हूँ जिसमें वो बराबर सारी उनकी गवाही है ये कि साहब झूठा फंसाया, और उनका एडवोकेट मुझे कह रहा है अरे बहन जी कर भी दो ना यार, अब सच छोड़ो, 13 साल हो गए उसको झेलते छोड़ो अब। ये उनके कॉन्टेक्ट्स है। जिन वकीलों को मैं ये सोच के चलती हूँ बड़ा अच्छा बंदा है ये बेचारा, बढ़िया है, मैं भैया बुलाती हूँ उसको, मैंने कहा भैया कौन से केस में आए हो जिसमें आप आई हो। मैंने कहा मैं तो गवाह हूँ, मैं उसका वकील हूँ। मैंने कहा मैंने तो नहीं करा आपको। अरे मैं पागल लड़की, मैं तेरा नहीं हूँ, मतलब मेरे गाँव देहात के हैं तो इस नाते छोटी बहन के जैसे मानते हैं, तेरा थोड़ा ही हूँ, मैं उसका वकील हूँ।
ओ मैंने कि जब तक तुम्हारे जैसे वकील रहेंगे भैया तब तक तो इनको कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता। तो आप सोच के देखो, अगर किसी बलात्कारी को, किसी ट्रैफिकर को, मैं चोर और कत्ल वाले की बात नहीं करती, इनको अगर वकील इनकार कर दें अपनी सेवाएं देने से तो आधे से ज़्यादा जेल में पड़े हों ये और ज़िंदगी वहाँ काट के निकलें। मैं तमाम लोगों से हर बार गुहार करती, मैंने कल भी एक पोस्ट डाली कि एक बार तो ये तय कर लो कि हमें किसी बलात्कारी को अपनी सेवाएं नहीं देना। भूखे थोड़ी मर जाओगे, वो तुमको हो सकता है आप जो आदमी क्लाइंट आपको 100 रुपये दे के जा रहा है वो उसके 10,000 आपको दे रही है, मगर एक बच्ची का जीवन दाव पे लगा के दे रही है। हो सकता है किसी को भी खरीदा हो, किसी को बेचा हो, वो पैसा आपको लगा, आपके बच्चों पे लग जाएगा वो पैसा। तो कॉन्टैक्ट हैं उनके ऐसे कॉन्टैक्ट हैं कि मुझे, मैं क्या कहूँ, सामने के सामने एक आदमी मुझे ये कह रहा है जो बहुत बड़े पद पे, क्या अतुल जी आपने अपना तो खोया ही, हमारा भी खो दिया। हमने कहा था छोड़ो, निकल जाने दो। क्या कह रहे हो? किस प्रोफेशन के सबसे ज़्यादा मतलब आपने देखे हैं? पुलिस पुलिस सबसे ज़्यादा। और सबसे बड़ा कौन देखा? जो उन्हीं के लिए अपॉइंट किया गया है, रेस्क्यू ऑफिसर, जिसकी पोस्ट ही रेस्क्यू ऑफिसर की है, और वो वही है। वो आज तक एक रेस्क्यू, मेरे 31 साल हो गए इस जीवन काल में, मैंने कोई रेस्क्यू करते हुए उनको नहीं देखा। हाँ, मुझ पे मुकदमे करते देखा, मुझको चिल्लाते, और मैंने उनको इस हालत में देखा है कि आज वो घिसट घिसट के चलते हैं। बहुत बुरी दशा में है वो, रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट से पहले ही हो गए थे, लेकिन उनको हर किसी का पता था। जैसे ही मैं कुछ कहूँ, मैंने कहा सर उसके यहाँ तो देख, अरे बहन जी आप ऐसे ही कहती हो। मुझे गुस्सा आता, भाई बहन जी मत कहो, मुझे नाम ले लो मेरा, मैं तुम्हारे जैसे आदमी की बहन नहीं बन सकती। तो उनको सबका पता है कौन क्या कर रही है, क्योंकि इतनी गड्डी जाती है वहाँ, शर्म नहीं आती एक दूसरे को देख के भी। मतलब मैं बता नहीं सकती कि किस किस हालात में मैंने लोगों को वहाँ रगड़ते हुए देखा है, घिसट घिसट के मरते हुए देखा, उनका पैसा खा के। आप किसी की करुणा का पैसा खा रहे हो, जो उसके अंदर से उबच रही है, जो दर्द है उसका, उस दर्द का पैसा आप खा रहे हो। आपको ऊपर वाला भी माफ़ नहीं करेगा, और नहीं कर रहा है। मैंने खुद 2 तो ऐसी घटनाएं देखी हैं कि जिनका मैं आपको बता नहीं सकती। उनको ऐसे लूंज पूंज की तरह उनका बेटा बिठाता है गाड़ी में, उतार के लाता है, कहने को वो रेस्क्यू ऑफिसर है, जब तो रिटायर हैं। मतलब अपने आप को बहुत पाक साफ दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं बहुत सी ऐसे लोगों की भी बात करूँगी कि जो मुझे जानकारी नहीं है, और अचानक से कोई बंदा कहता है, हम पुलिस वाला, अरे हमसे पूछ लेती है जी उनके यहाँ का गई, उसके थोड़ी कोई बेचारा ऐसा वो ना रखती है। ऐसे कैसे तुम्हें पता है कि वो नहीं रखती? मैं हर दिन उनके यहाँ बैठ रही हूँ, हर दिन उनके सिर पर खड़ी हूँ, और उनको अच्छा भी बन रही हूँ और बुरी बन रही हूँ उनके लिए, लेकिन तुमको पता है सारी बात, क्योंकि वो उनके स्टेक होल्डर्स हैं, वो हितग्राही हैं जो साइलेंट हैं। ये एक तरह से हर सीना में जैसे एक स्लीपर सेल होता है, ये उनके स्लीपर सेल है, और वो पुलिस में हैं। पॉलिटिशियंस भी जाते हैं? नहीं जी, पॉलिटिशियंस को मैंने कभी, क्या ज़रूरत है उन्हें? जब 5 स्टार होटल में उनको सब चीज़ें उपलब्ध हैं तो उनको कहाँ ज़रूरत है? ओके, ये प्रोवाइड कराई जाती हैं, ये नहीं। और बहुत, अब तो हाई-फाई लड़कियाँ लग्जरी जुटाने के लिए क्या नहीं चाहिए उनको 1.5-2 लाख का फ़ोन चाहिए। मेरे शहर की बेटी पढ़ रही है तो हैदराबाद और साउथ में पढ़ रही है, उनके शहर की बेटी पढ़ रही है तो मेरे यहाँ पढ़ रही है, मेरे यहाँ का बेटा वहाँ पढ़ रहा है तो उनका बेटा यहाँ पढ़ रहा है। ये कौन सी नई बात चली है? हर जगह एजुकेशन हब है, हर बड़ा शहर में एजुकेशन है, अच्छी से अच्छी है, लेकिन उनके वहाँ काउंसलिंग हो रही है जी। काउंसलिंग में कौन सा मांग रहे हैं? जो बच्चा मांग रहा है वो दे दिया। ये क्या बात हुई? माँ बाप भी तो एक बार खुल के पूछ ले, वहाँ जाके क्या करोगे? और अभी मैं कल मेरा एक पॉडकास्ट नोएडा में था, मैं देख रही कहीं एक चाय की इतनी सी वो, और लड़कियाँ बैठी हैं, और ऐसे बात ये नहीं है, मैं उनकी आज़ादी में प्रहार नहीं कर रही। वो उस श्रृंखल, मेरे लिए तो आज़ादी और उस श्रृंखला में ये इतनी सी फ़र्क है, बाल भर का। तो श्रृंखलता ये है कि आप सरेआम, आप एक तरफ लिखते हैं धूम्रपान वर्जित है, और दूसरी तरफ वो इस धुएं उड़ाने पे आप कहते हैं अरे आप तो पुरानी बात करती हैं। पुरानी बात है ये, उन माँ बाप को पता लगेगा जो आप पे लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, और अगर वो नहीं कर पा रहे तो आपको लग्जरी जुटाने के लिए आप कुछ भी कर रही हैं। हर पोल पे जाके देखिए ना, लड़कियाँ नहीं खड़ी। आपको मैं गुड़गांव दिखा दूँ कि जहाँ लड़कियाँ शाम होती है और रेड लाइट पर खड़ी हैं। क्या ये अपनी मर्जी से आती हैं? मर्जी, बिल्कुल। ये सब कॉलेज स्टूडेंट्स है जिनको रात भर के 50-50 हज़ार 1 लाख रुपया मिल रहा है, तो वो आपको क्यों? और फिर क्या आप सब रील्स देखते हैं, ताज़ा है कि भी एक सज्जन की रील आ रही है और वो MP MLA कुछ हैं और डांस कर रहे हैं और लड़कियां उनके साथ, और इतना अश्लील है वो कि आदमी को। और वो सड़क वाला मध्य प्रदेश का किस्सा किसने नहीं देखा कि सड़क पे वो कितनी बदतमीज़ी कर रहे हैं दोनों। एक कोई लड़की है
बहुत कम उम्र की। और वो सज्जन है, वो MP है, MLA शायद कुछ हैं, बिल्कुल हाईवे पे गाड़ी से उतरते हैं और ये सब हरकतें हैं उनकी। तो फिर जब लड़कियां खुद को अपने आप ही प्रोवाइड करा रही तो उनकी कहा, वो तो बेचारी दर्द की मारी हुई, उनको बाहर कौन भेजता है? हो सकता है बाहर जाके वो किसी से कहें कि साहब मुझे निकाल दो, और फिर वो उनको वो गंदगी थोड़ी चाहिए, उनके पास क्या है? वो एक, मैं कहती हूँ चूना लगाना, वहीं सीखा मैंने ये भी। पाउडर है सस्ता सा, वो उन पर सारे में पोत लिया, बस ये हिस्सा है उनका, उन पर पोत लिया। एक लिपस्टिक है जो वहीं लगाई, फिर वो यहाँ लगा ली। अभी मैंने एक लड़की इस तरह की देखी है बाहर कि वो यहाँ भी लगा रखी है, यहाँ भी वही लिपस्टिक है और यहाँ भी वही है, और हो गए तैयार। ये उनका मेकअप है। उनको वो मेकअप कहाँ चाहिए? उनको तो हाई-फाई लड़कियाँ, विदेशी साइड से बहकती हुई लड़कियाँ चाहिए उनको। तो ये थोड़ी हैं, ये तो एक मिथक है कि ये लड़कियाँ प्रोवाइड होती। ये क्यों प्रोवाइड होंगी? ये तो एक हिरासत में है, ये ऐसी डिटेंशन में है कि जहाँ आप उम्मीद नहीं कर सकते। पुलिस की कस्टडी में आपको शायद कम मार पड़ती हो, पुलिस की कस्टडी में शायद जब तक वो अपराधी नहीं है, हो सकता है 2-4 डंडे मार के छोड़। वो हर दिन एतराज़ पे पिटती हैं, हर कस्टमर से पिटती हैं, क्योंकि वहाँ कस्टमर जो आ रहा है वो आ रहा है जिसने 3rd क्लास एक दारू पी, रिक्शा चला के आया, 500 रुपये दिन भर में कमाए, 100-200 रख लिए, बाकी 200-250 वहाँ दिए, जो सस्ते में उनको सेक्स प्रोवाइड हो और वहाँ वो मनमर्जी कर सकें। वो सैडिस्ट हैं जो वहाँ आते हैं, वो हैं जिनको अपनी जो मंशा वो अपने घर में, अपने फैमिली में नहीं पूरी कर पाते, वो उनके साथ करते हैं। चाहे वो मारना हो, चाहे कुछ मारना हो, सिगरेट से दागना हो। कभी आपने कोई ऐसा केस देखा है जहाँ मतलब आपको उस लड़की को देख के कि क्या ही भगवान, क्या ही ज़िंदगी दे रखी है ये? एक लड़की नई आती है जी, 15-16 साल की, मुझे नहीं पता लगा कब आई। पता होता तो शायद नहीं मैं उसको होने देती। वो शायद अंत तक उसने विरोध किया, हर दर्जे का उसका शायद विरोध रहा हो, और ऐसा रहा कि मैं उन दिनों उस कमरे पर कभी जा ही नहीं पाई। जाने क्यों भगवान ने ऐसा किया, हर जगह मेरा साथ दिया। उस दिन ऐसा उस दौर में क्यों हुआ, मैं नहीं जा पाई। इंटरनल पार्ट्स में मिर्ची डाली गई, चूर्ण डाला गया, और फिर वो जो मुस्टंडे पाल रखे हैं वो उनके साथ सेक्स किया। वो मरना सन्न थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। नीचे से किसी ने मुझे फ़ोन किया, एक लड़की मर जाएगी, शायद नई आई है और उसको बहुत मार रहे हैं। मुझे नहीं पता लग रहा था कहाँ पे है। फिर किसी ने मुझे फ़ोन किया कि दीदी हमारे वाले कमरे पे, यहाँ आ जाओ। फिर उसका दोबारा फ़ोन आया, दीदी मत आओ। मैंने कहा क्यों? कि उस हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ आ जाओ। मैं वहाँ पहुँची, एक नर्सिंग होम में लेके गए, तो मरना सन्न थी। और डॉक्टर ने सोचा कि ये साधारण लड़की है आम परिवारों की, तो उसने मुझे देखते ही चिल्लाना शुरू कर दिया कि तुलसी, अब छोटा शहर है तो लोग जानते हैं एक दूसरे को, कि क्या ये आपने देखा नहीं लड़की के साथ क्या हुआ है? क्या ये बाज़ार से है? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा क्या हुआ है? मुझे तो पता ही नहीं अभी ठीक से। तो मैंने कहा देखिए क्या हालत है इसकी, और मुझे नहीं पता कि मैं, ऐसे लोग कौन है ये जो ऐसा कर सकते हैं? मर गई वो लड़की। उन्होंने कहा था कि अंदर तक सब चला गया है इसके, क्योंकि खाली वो डाला ही नहीं गया इसको डराने के लिए, इसके साथ उसके बाद सेक्स किया गया, और बचने का तो कोई मतलब ही नहीं है इसका। मैं वॉश कर रही हूँ लेकिन होगा नहीं कुछ भी। तो अब आप सोच सकते हैं कि वो चीज़ें मैं कभी याद नहीं करना चाहती, क्योंकि ये मेरे जीवन के वो है कड़वी सच्चाई कि जिनको मैं शायद अपने साथ ले जाऊँ, और हर दिन कोसूँ ऐसे आदमियों को कि भगवान उनके घर में बेटियां मत देना, कहीं भी आप दे देना, लेकिन ऐसी नरपिशाच की जो वहाँ तक उनको लेके आया है, तो उनके घर मत देना कभी भी बेटी। आप उनकी उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि जो उनके साथ बीतता है, आप उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। ये खाली एक मिर्च और छूने तक सीमित नहीं है, कुछ भी अंदर डाला जा सकता है इंटरनल पार्ट्स में, कुछ भी से मतलब कोई भी ऐसा, मतलब वो रॉड हो सकती है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि निर्भया कांड में क्या हुआ, क्या नहीं डाला। वो तो एक आम लड़की थी ना, वो उस पर तो किसी का वश नहीं था, ये तो उनके वश में है। तो जो वहाँ पे हेड होते हैं, जो वो पूरा चला रहे हैं बाजार, उनके अंदर इमोशंस नहीं, कोई इमोशंस नहीं, क्योंकि वो यही जेल के तो हुए हैं। तो खुद भी तो वो लेडी है। नहीं है, वो कहाँ रही लेडी? जब उसके साथ बीता होगा तब उसको बचाने कौन आया था?
तो वो तो होना चाहिए ना कि मेरे साथ हुआ तो मैं ये दर्द तो कम से कम ठीक है, बाजार है, लेकिन जो मैंने सहा है वैसे मेरी लड़कियों को कोई ना दर्द दे, वो ना सहें। शायद नहीं सोच पाती हूँ, क्योंकि फ्रीज हो जाती हैं वहाँ, मतलब इस तरह से फ्रीज होती हैं जैसे मैं किसी लड़की को मुझे लगता है ये लड़की है शायद, मैं उसको देख के हल्का सा मुस्कुराऊँ फिर हटा लेती हूँ, तो उसके चेहरे में जो भाव आते हैं कई बार वो इतने ख़राब होते हैं जो शायद आप लोग बर्दाश्त ना कर पाएँ कि कितनी नफ़रत मेरे प्रति कि फिर मुझे वो धीरे धीरे समझ आया ये इनकी नफ़रत नहीं है, ये इनकी शिकायत है कि बड़ी बातें करती हुई यहाँ के मालकिन से बात कर रही, जो मैंने लगाया अंदाज़ा। हमारी दुर्दशा देखी कभी। फिर मैंने अपने आप को धीरे धीरे बदलना शुरू किया। ऐसे मैं अगर कहूँ कि मुझे आज ये इस कलर की साड़ी पहन के बात याद आई, मैं एक दिन बड़ी दोपहर पता नहीं क्यों ऐसा मुझे हुआ, मैं उधर से आ रही थी अपने घर से और मैं कहा चलो मैं होके आती हूँ। एक लड़की से थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि ये निकलेगी, मैं उसके लिए चली। दोपहर को मुझे पता होता है कि मालकिन सो जाती है, मैं चली गई वहाँ, तो धूप हो रही थी बहुत तेज़। तो उस लड़की ने पहली बार मुझसे बात की और कहा कि कहाँ से आ रही हो इतनी धूप में, ऐसे उलाने से। मुझे अंदर तक मैं हिल गई, मैं हंसी, मैंने कहा तुझसे मिलने आई, तो नहीं लो मैं तेल लगा दूँ तुम्हारे पैरों में। आई मेरे पास आके, तो मैंने कहा नहीं बेटा हमारे यहाँ तो बेटियाँ नहीं लगाती हैं हाथ पैरों के। तो उसने मेरे यहाँ रख लिया सिर, और मुझे लग रहा था कि वो रो रही है उसके हिलने से। मैं उसके सिर को सहलाती रही थोड़ी देर तक, फिर उठी, नहीं मैं तेल लगाऊंगी, सारे पैर जल रहे हैं तुम्हारे, और इतनी डार्क कलर की साड़ी इतनी गर्मी में पहन के आई हो। मैंने कहा बेटा घर में एक फंक्शन था छोटा सा, और इतनी डार्क तो नहीं है, तुझे लग रही है तो चल उससे नहीं पहनो। नहीं आप पे अच्छी लग रही है पर गर्मी लग रही होगी इसमें। मैंने कहा तू दे दे अपना सूट दे दे पहन लूँगी। तो उसने कहा आप मेरा पहनोगी, इमोशंस क्यों नहीं है उनमें। मैंने कहा क्यों मैं तेरा नहीं पहन सकती। नहीं कितने गंदे लोग आते हैं हमारे पास, हाँ मत। तो ऐसा नहीं है उनमें इमोशंस नहीं है, लेकिन उनको कैसे फ्रीज़ किया जाता है कि मालकिन की नज़र का जो कोड़ा उनके सिर पे रहता है ना, उसका आपको अंदाज़ा नहीं है। मैं उनके मालकिन के बैठे रहते इशारा तो कर सकती हूँ कुछ कि उसकी नज़र बची, तो मैंने कोई इशारा किया, बात नहीं कर सकती मैं इतने बरस बाद भी। क्या करते हैं वो उसको इशारे से इतना कर देंगे कि वो उठ के चली जाए, उसके सामने वो मुझसे बात भी नहीं करेगी। इतनी आत्मीयता से तो सवाल ही नहीं उठता। इससे तो वो घबरा जाती हैं कि ये लड़की तो कल निकल भी जाएगी, मेरा तो बिजनेस ठप हो जाएगा। तो कभी कोई मालकिन कोई क्यों नहीं वो करते कि हाँ पहले तो इसी को इतनी सारी लड़कियां हैं, अगर यूनिटी करके तो ऐसा क्यों नहीं कभी मतलब लड़कियां मारे उसको असाइड करें। ऑब्वियसली उसने तो बांधा हुआ है, अगर एक इंसान हेड है। ये एक पूरा नेक्सस है। ओके कौन नहीं है उसमें नीचे के दुकानदार हैं, उसमें 2 पुलिस पिकेट वाले हैं जो 2 इधर लगे हुए हैं वो हैं, उसमें उनके जो पिम्प्स हैं वो हैं, कोटा की जो ओनर है जिसकी बिल्डिंग है वो है, जो ब्रोथल चलाती है वो है। किस किस से बचेंगी वो, किस किस से हो गई वो सारी इकट्ठी। चलिए बताइए, अब वो पुलिस वाला आएगा जो वहाँ से रोज़ाना ले रहा है 200 रुपये पर हेड ले रहा है, अब वो मालकिन का साथ देगा कि उन लड़कियों का देगा। और फिर जब वो सब उनके जो हितग्राही हैं वो आके अगर उन पर उल्टा वार करेंगे तो वो बच जाएंगी। नहीं है। हाँ इतना हुआ है कि अब खुद से भी लड़कियों ने पहल करनी शुरू कर दी थी कि उन्हें उतरना है तो उतरना है, किसी भी बहाने उतरेंगी। मतलब इस हद तक करते हैं कि एक औरत को ले आया, उसका पति बेच गया, और देखिए मुझे उस पर दबाव बनाया जा रहा है, मुझे उस पर दबाव बनाया जा रहा है कि उसकी मैं ये गवाही दूँ कि नहीं वो उसका पति था ही नहीं। मैडम आपको गलतफहमी होगी, पति भी बेच देता है। पति बेच के गया, एक छोटी सी 3 महीने की बच्ची और एक बच्चा। क्यों? मर्जी उसकी, पैसे मिल जाएंगे इकट्ठा, क्या करूँगा, क्यों इसको पालूँ मैं मजदूरी कर करके, मैं तो और कर लूँगा, कोई शादी हो गई तो हो गई, ठीक है नहीं तो नहीं। तो अब बताइए कि, और देखिए ये तीसरा है कि अभी मुझे 8 दिन पहले जब मैं गवाही पे गई तो मुझे उनके वकील ने बताया अरे वो तो बेचारा उसके तो फालिज पड़ गया, बिस्तर पे है, लेटरिन पेशाब भी कोई करने वाला नहीं है। मैंने कहा मैं ये जानना चाहती हूँ वो उसकी पत्नी थी या नहीं। अरे पता नहीं कौन थी, गले पड़ गई उसके, ये उनका जवाब था। कितना अमाउंट मिल जाता है इन्हें? वो 30,000 रुपये में बिकी थी वो लड़की, औरत 25-30 साल की थी वो लगभग, शक्ल सूरत भी नहीं थी और 2 बच्चों की माँ थी। देखिए क्या मतलब, अब वहाँ
कोई ऐसी चीज़ नहीं रही कि आपको बहुत खूबसूरत लड़की नहीं चाहिए, नहीं, कोई भी आपके फंसाड़े में आ जाए, गरीब से गरीब लड़की, बदसूरत से बदसूरत लड़की, क्योंकि वो प्रोफेशन ही इतने हिस्से क्या है। जब आपको खिड़कियों से झाँकना, हमारी आपकी खिड़कियाँ होती हैं तो उसमें रेलिंग जाली कुछ तो लगा होता है, और हम फेस से झांकते हैं, वो इससे झांकते हैं। वहाँ फेस की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वो नहीं है कि आपका फेस अच्छा है नहीं है, उन्हें तो आपके जिस्म से मतलब है। और आप इमेजिन नहीं कर सकते कि जब एक कस्टमर आता है, एक जिसका पसीने से, पेंट करने से पूरा शरीर महक रहा है, गंदे कपड़े उसके, या वो पंचर लगा के आया, काले हाथ हैं, काला हो रहा है, पूरे दिन वो गाड़ियाँ सफाई करके आया है, और वो आता है तो सारी लड़कियां भाग के जाती हैं एक्सपोज करने के लिए खुद को कि मैं या मैं, क्योंकि उनकी ज़रूरत है। 10 से 12, 12 से 15 इतने उनको कस्टमर चाहिए। वो जाती है और वो अपने आप को चेहरे पर हंसी ला के ये दिखाए कि मैं तो खुश हूँ। अब वो अंदर जाके उसके साथ कुछ भी करे, कुछ भी, और आप क्या समझते हैं कि केबिन है? नहीं है, एक छोटा सा, इतनी दूर, जितनी दूरी में हम बैठे इतनी दूरी में पर्दे डाल दिए 3, और इधर एक गद्दा, इधर एक गद्दा, इधर एक गद्दा, बस ये केबिन से। हर लड़की जानती है एक के साथ क्या हो रहा है और दूसरी के साथ क्या हो रहा है। हर लड़की जानती है वो कितना दर्द से करा रही है, उसके साथ क्या क्या जाती नहीं कर रहा है, कोई नहीं पूछता। कोई बाहर आके ये भी नहीं पूछता कि ये भी थक के लड़की पस्त होकर सो जाती है। इतने में कस्टमर आएगा तो लात मार के उठाएगी, उठ जा, तुझे ही मांग रहा है तो चल। वो कर्कश आवाज़ को आप नहीं सुन सकते। मुझे सुन कैसे लगती कि यहाँ लग रही है, और इग्नोर करती हूँ ना जब, तो उससे ज़्यादा अपने पे गुस्सा आता है, क्योंकि मैं अगर उस समय विरोध करूँ तो वो लड़की की जान पे बन जाएगी। एक दिन में कितने क्लाइंट्स हैंडल करती हैं? 15 तक तो है, 15, 16, 17, डिपेंड करता है कि आज की ज़रूरत क्या है, कहाँ कहाँ देना है, और रोटी भी खानी है, दवाई दारू भी लेनी है, मेकअप का सामान भी लेना है, और भी ज़रूरत होगी, बहुत सी चीज़ें हैं, पैड्स हैं, ये इस तरह की चीज़ें, वो भी लेना है। वो सब उसी कमाई में से लेना, और नहीं उनके पास कुछ भी। कहते ना, एक पुराना एक गाना है कि जिंदा हूँ इस तरह की कोई ज़िंदगी नहीं, बस कोई ज़िंदगी नहीं है। वो जी रही हैं, हर दिन इसी आदमी कब मौत है। लोग जीते हैं, नहीं भगवान थोड़े दिन और दे दे, कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन वो हर दिन कहती हैं हे भगवान अब नहीं, बस। और वहाँ से निकलने के बाद फैमिली, आपने कोई देखा है कि कभी किसी फैमिली ने एक्सेप्ट किया? हाँ, बहुत लड़कियाँ मैंने फैमिली में दी, लेकिन हाँ जी, उनकी पहचान छिपा के, सिवाय एक को छोड़ के। एक लड़की, नेपाली लड़की को उसका खुद का भाई लेने आया, और वो सुरक्षित अपने घर गई, एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, उसी ने, उस लड़की ने, वो 9 साल से थी, और उस लड़की ने इस बीच इतना प्रयास किया, इतना ज़्यादा, कि जब उसका भाई आया उसके पास मेरा नंबर भी था, और उसको पूरा पता था दुकान पे, ये दुकान है, ये इसकी दुकान है, और सामने उसकी दुकान है, और उसके ऊपर मैं हूँ, ये सब बता के। और वो भाई लेके गया उसको, नेपाल की लड़की थी, सुरक्षित है अपने घर में। लेकिन ऐसा भी है, एक बच्ची गायब होती है MP की किसी जगह से, पता नहीं, और जो मोहल्ले में सांप दिखाने का तमाशा वैसा दिखाने आते हैं सांप को, वो देख रही थी वो, और देखते थे वो दूसरे मोहल्ले में चले जाते हैं, वहाँ से लिया कुछ, फिर दूसरे, वो जहाँ दूसरे में गया वो बच्ची भी उसके पीछे से ली गई, 8-9 साल की थी, और फिर नहीं आई वापस लौट के। तो कैसे उसके भाई ने इतने बरस उसको ढूंढा, 15-16 साल ढूंढा, और कोई शक्ल सूरत नहीं थी लड़की की, काली सी थी, दुबली पतली सी थी। फिर उसने हमसे किसी तरह संपर्क किया और कहा कि मेरी बहन वहाँ पे है। मैंने 1-2 से कहा भी देखो ये ऐसे ऐसे बता रहा है, पता कर लो, ज़रा चले जाओ। ये लोग गए तो इन्होंने कहा कि वो तो बहुत सालों से है यहाँ, 10-15 साल हो गए उसे। तो मैंने उसके भाई से कहा कि वो तो तुम्हें पहचानती नहीं होगी। बोल नहीं, वो मुझे पहचानती है, क्योंकि मेरे से काफ़ी छोटी है, वो 10-12 साल छोटी है, मैं शायद उसे नहीं पहचान पाऊँगा। इसका कोई बात नहीं, चलते हैं। मैं ऐसे ही बात करते करते, जैसे मेरा एजुअल स्वभाव है, हाँ भाई कहाँ हैं, ऐसे गई मैं ऊपर। फिर मेरा आवाज़ लगा, मेरे का सपना कहाँ है, और मैं ऊपर चढ़ने लगी दूसरे वाले पे। तो उसकी मालकिन ने कहा कि अरे दीदी कहाँ जा रही है, ये तो खड़ी है आपके सामने, पहचानती नहीं, रोज़ तो मिलती है आपसे। मैं पहचानती ही नहीं थी। अब मैंने कहा आजा, तो उससे बात करनी है। तो बोली मैं सामने सी लड़की, मेरे से क्या बात करनी है दीदी आपको,
मैंने कहा मैं ना ले जा रही तुझे कहीं भी, यहीं रह तू, तेरा तो ये भाग्य है ना, यहीं रहेगी। फिर मैंने उसके भाई को बुलवाया, एक वॉलंटियर्स कह के जब बुला लो, वो आ गया। तो अरे मैंने कहा इससे जानती है क्या, ये तुझसे मिलने को कह रहा था। देखती रही, मालकिन बोली नहीं नहीं हमारे तो कभी आया भी नहीं ये लड़का। फिर मैं ये देखेगी इसका नाम ले रहा है वो देखती रही 2 मिनट बाद उसने पता नहीं क्या उसको लगा, वो ऐसे तेज़ी से भाग के अपने भाई के पास गई और वो इतना रोई कि हम सब रोए, मालकिन भी रोने लगी बहुत ज़्यादा कि दीदी मेरे यहाँ तो मुझे कुछ मत कहना, मेरे यहाँ तो बहुत छोटी सी आ गई थी 8-10 साल की। अरे मैंने कहा कभी तो इससे पता कर लेती इसका घर कहाँ है। मैंने जब बता ही ना पाई ये ठीक से, मैंने कहा तो खैर झूठ है, तुम्हारे लिए जो चीज़ आ गई वो कैसे वापस चली जाएगी, तो वस्तु है तुम्हारे लिए। भाई ले गया, भाई भी गरीब सही था बेचारा, हमने कुछ पैसे ऐसे भी उसको इकट्ठा करके दिए, ले गया। और लगभग 1-1.5 महीने बाद मुझे किसी ने कहा कि दीदी वो वापस आ गई। मैंने कहा क्यों, ऐसा कैसे हो जाएगा। इतने बरस बाद भाई को मिली और भाई लेके गया, तो बोले आप चली जाओ। मैं गई, मैंने उसे देखा, फिर कहा तू कैसे वापस आ गई। तो बोली दीदी मैंने देखा घर का हाल तो बहुत ख़राब है, भाई की तो रोटी भी नहीं है, माँ बाप मेरे मर गए, अब मुझे दिन रात भाभी जाती ताने देने लगी थी, और लिया है मेरी छाती पे। एक तो हमारे खुद ही रोटी खाने को नहीं है, हमने तो सोचा था कुछ कमाएगी दमाई, कुछ कमाया होगा तो लेके आएगी, तो इससे तो अच्छा मैं यही रह के कमा लूँगी, उनको भेजती रहूँगी। सोचिए क्या रास्ता है। तो वो उन लड़कियों का भी बाजार है। किसी क्लाइंट को कभी प्यार हुआ है वहाँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिनको मैं पूरी तरह से फॉलो अप करती हूँ उनकी शादियाँ कराई। एक लड़के ने मुझे फ़ोन किया, और उन दिनों मैं CWC चेयरपर्सन थी, थोड़ा दूरी पे है हापुड़ में, तो उसने मुझे फ़ोन किया कि बुआ जी आ जाओ। मैंने कहा क्यों, कि एक लड़की भाग के आई है मेरे पास और उसकी आज ही शादी करानी है आपको। अच्छा, मैंने कहा चल भाग के क्या, मैं कोई हवाई जहाज में थोड़ी होंगी, इतनी सी दूर मैं आ रही हूँ, बिठा ले। लेकिन नहीं, उसके पीछे पीछे कोई मालकिन भागी आवे और मेरा यहाँ और फजीता हो जाए, कुछ नहीं होने का, तू रख। मैं पहुँची, मैं सीधे उसको लेके थाने आ गई। मैंने कहा लड़का कहाँ है। बोली बाहर ही खड़ा है, डर रहा है आपसे। मैंने कहा मेरे से ना डरे, उसे कह दे आ जाए। मैंने देखा वो लड़का तो वहीं काम वाम करता रहता था। मैंने कहा राजू तू इससे शादी करेगा। हाँ जी। मैंने कहा मरी ये तो दूसरे उसकी जाती है, वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। और मैंने कहा तेरे घर वाले, अजी मैं घर वाले छोड़ दूंगा। तो मैंने कहा सोच तो सही हूँ, नहीं देखो ये जो इसकी गोद में छोटी बच्ची मेरी है, मैं वहाँ नहीं छोड़ सकता अपनी बच्ची को। तो हमने भी फिर चलो ठीक है, जो सज्जन बहुत ज़्यादा कहते थे कि कभी बताना, हमने कहा आ जाओ, आज तुमसे एक पुण्य काम कराएंगे, एक आध खराबी करते रहते हो। फिर शहर का दीदी को फ़ोन किया, मैंने कहा सर आप भी आ जाओ, आपकी ज़रूरत है आज। कहा जी इससे तो निकाह पड़वाया, और पंडित जी के जो सज्जन थे हमारे, उनसे कहा कि चलो अब तुम लड़की के पिता हो, कन्यादान करो। वहीं मंदिर में फेरे फिरवाए, और क्या चाहो। वो आई मालकिन रोती धोती, दीदी मैंने ज़बरदस्ती नहीं रखा था। मैंने कहा तू जा यहाँ से, मैं देखना नहीं चाह रही हूँ बस, क्योंकि मुझे गुस्सा है, मैं तेरे खिलाफ कुछ करूँ वो मैं चाहती नहीं, इस लड़की को नहीं मैं घसीटना चाहती, इसलिए तू जा। नहीं, और मैं उसकी 3 लड़कियाँ हो गई हैं और रह रही है मज़े में, बेचारा रिक्शा चला रहा है, अच्छे से रह रही। तो बस माँ बाप ने एक्सेप्ट देर में किया, मतलब सास ससुर ने, लेकिन अब तो कहते हैं बहुत अच्छी बहू है हमारी, बहुत सेवा करती है हमारी। क्या आप भी अपनी पास्ट लाइफ जानना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्या कर्म करके आए थे जिसकी वजह से ऐसी जिंदगी मिली है, अच्छी या बुरी? क्या आप भी अपने फ्यूचर को जानना चाहते हैं? आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत टाइम से किसी कंपेटिटिव एग्जाम की मेहनत कर रहे हैं बट उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, उसमें आपको जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहे हैं, कोई बिजनेस आपने खोला था लेकिन वो बिजनेस वैसे का वैसा ठप हो गया है, शादी नहीं चल रही है, सोलमेट कौन है, कभी आया भी था लाइफ में या आना है, इन सारे सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। यस, मैं बात कर रही हूँ आकाशिक रीडिंग की। आकाशिक रीडिंग में बेसिकली होता क्या है? आकाशिक रीडिंग में आपकी सोल की जर्नी का पता चलता है, आपकी आत्मा क्या कर्म करके आई थी, जिसके बेसिस पे आपका फ्यूचर पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा बिजनेस आपके लिए सबसे बेस्ट है, कौन से बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगी, आपका सोलमेट कौन है, कैसे पहचाने उसे, वो कैसा दिखता होगा। तो जब भी वो आपकी लाइफ में आए उसे जाने नहीं देना है, उसी से शादी करिए। किसी गलत इंसान से शादी करके जिंदगी भर मत पछताइएगा। अगर आप अपने किसी लव्ड वन से जो इस दुनिया में नहीं है, आप जानना चाहते हैं कि उनकी डेथ क्यों हुई, क्या उनकी कोई इच्छा थी, वो मुक्त हैं भी या नहीं भी, इन सारे सवालों का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मिल सकता है। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस के साथ मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर ममता, जिसने आकाशिक रीडिंग को एक नई पहचान दी है, हर एक इंसान तक पहुंचाया है। तो अगर आपको भी अपना अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको भी बुकिंग करनी है, तो आपको नीचे वेबसाइट दिख रही होगी, नंबर्स दिख रहे होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। इस
इसमें बच्चों की भी रीडिंग हो सकती है, बच्चों की भी रीडिंग की जाती है। अगर आपका बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ऑटिज्म से सर्वाइव कर रहा है, या क्यों है ऐसा वो बच्चा, क्या किस्मत की आपने क्या ऐसे दान पुण्य किए थे जिसकी वजह से आप इतने सौभाग्यवती हैं। जो भी आपके सवाल हैं वो उन सब सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। जय माता दी। और जैसे मूवीज़ में दिखाया जाता है, जैसे उमरान जान वगैरह हमने देखी है, मैंने तो ऐश्वर्या राय वाली देखी है, तो ये जैसे प्यार में से धोखा कर देते हैं कि वो सब कुछ छोड़ के भाग के गई उसके लिए और वो एक्सेप्ट ही नहीं किया, ऐसा भी होता है? बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं किया, वहाँ ले जाके भेज दिया। ऐसे तो जाने कितनी लड़कियाँ हैं कि जो प्यार में लाए। हाँ। अब वो भी तो प्यार में लाया था जिसकी कहानी आपको बताई मैंने अभी। और इसके अलावा भी बहुत ऐसे ही प्यार, देखिए 2 चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है। एक तो प्यार में फंसा के लाओ, भेज दो, एक नौकरी के नाम पे। जितना गरीबी को भुनाना है तो नौकरी के नाम पे लिया कि दिल्ली में बहुत झाड़ू पोछे का काम बहुत है, बहुत पैसा मिलता है, पूरे पूरे दिन के लिए रखते हैं तो अच्छा पैसा देते हैं, रहने को भी जगह देते हैं। तो वो एक ऐसा एक और बड़ा रैकेट चल रहा है ये प्लेसमेंट एजेंसीज़ का, जो एक छोटे से कमरे में कहीं कुछ नहीं, ना कुर्सी है ना मेज, एक कमरा, प्लेसमेंट एजेंसी का बोर्ड लगा है। लड़कियाँ आई और चली गई, कौन सी कहाँ गई पता नहीं। और जो घर में भी गई है ना काम करने, वो जाती झेल झेल के मैंने निकाली है कि जो मरना सन कुछ तो मर गई, एक तो मर गई बिल्कुल। इस कदर मारपीट कर रखी थी कि एक दिन भी वो सर्वाइव नहीं कर पाई, मर गई। और कुत्ते के पास बांध रखा है, जीने के नीचे बांध रखा है लड़की को, वहीं रह रही है। ऐसे पुलिस के ज़रिए हम लोगों ने निकलवाया। और क्योंकि ये एक बार ले लेते हैं पैसा, भाई इतना पैसा है और हमने तो ले लिया, अब तुम्हें दे दिया, अब तुम कर लो। कौन दे रहा है? माँ बाप को। माँ बाप को पता भी नहीं हमारा बच्चा कहाँ चला गया, कहाँ काम कर रहा है, या सेक्स रैकेट में फंसा है, क्या है ये। मतलब इस समय लड़कियां, बच्चे जो गरीब के घर में, कहती हूँ बेटी ना दे भगवान बस। और मैं तो कहती हूँ कि अगले जन्म मुझे बिटिया ना कीजिए। सच में मुझे किसी बेटी का दुख देखने के लिए मुझे मत पैदा करना, मैं तो कहूँ कीड़ा मकोड़ा बना देना। लेकिन जो बेटियों का दुख मैंने नहीं 31 सालों में 32 साल में देखा, उसकी शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब मैं तो सोचती हूँ कि मैं जिंदा रही तो यही बहुत बड़ी बात है कि मैं कैसे, कभी कभी तो ऐसा मन करता था कि मतलब डिप्रेशन जैसा हो जाता था कि आत्महत्या कर लो, इससे अच्छा इस दुख को दे। वहाँ जाए बिना रह नहीं सकती, उन लड़कियों का दुख बांटे बिना रह नहीं सकती, और जिंदा क्यों हूँ फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रही। और सच तो ये मानती हूँ मैंने कुछ किया ही नहीं, कर ही नहीं पाई, ऐसा कुछ नहीं कर पाई कि जो वो मैं चाहती भी नहीं थी शायद कि ये बाज़ार बंद हो जाए, क्योंकि उसके नुकसान हुए हैं जो अभी किन्हीं सज्जन ने हाई कोर्ट में अपील करके और हमारे यहाँ का रेड लाइट एरिया बंद कराया। उसका नतीजा ये हुआ कि जहाँ जहाँ इनके घर बने हुए थे शहर में, वहाँ रह रही हैं, और वहाँ रह के भी ये तो काम आता है, इनको तो कुछ आता नहीं। वहाँ भी लड़कियों की खरीद फरोख्त है। एक लड़की अभी पिछले दिनों इस बंद होने के बाद हमने एक लड़की इनके चंगुल से निकलवाई, जिसको पुलिस नहीं ढूंढ पा रही थी, वो निकलवाई। तो काम तो वही चल रहा है वहाँ भी। अब फैल गया, अब हम ढूंढ नहीं सकते। जब हमको आइडेंटिफाई एरिया दिख रहा था हम वहाँ से निकाल रहे थे, अब नहीं निकाल सकते। अब तो जगह जगह हुए, जगह जगह। और घर में जहाँ वो शरीफ बन के रह रही हैं तो कैसे बताएं उनको जाके कि भाई ये शरीफ औरत नहीं है? क्या सबूत है हमारे पास कि वो शरीफ नहीं है? वो तो उन्हें परसों देखते आएंगे तो शरीफ औरत है, ये कैसे आप कह रही हो? कौन मानता फिर इन बातों? वो और ज़्यादा ख़राब होता है। मैं तो कभी कहीं नहीं चाहती कि कोई भी रेड लाइट एरिया कभी डिमोलिश हो, क्योंकि वो डिमोलिश होने का मतलब है कि आप पूरे शहर में फैल जाएं। बस इससे अच्छा है तो वहाँ हैं जहाँ एक ना एक दिन वो अपने आप बूढ़ी होंगी, ख़त्म होंगी। हाँ, कोशिश हम कर सकते हैं, बहुत कोशिश की उसकी भी मैंने, कि नई लड़कियों की आमद रुके। लेकिन सरकारों के तौर पे कुछ नहीं होता तो हम जैसे लोग बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं। सरकार के एजेंडे में नहीं होती इनके पुनर्वास की बात, इनके रिहैबिलिटेशन की बात, कुछ भी नहीं होती। तो फिर कैसे हम लोग कैसे कर पाए? हमारे पास इतने संसाधन नहीं होते कि भाई इनको रोज़ी रोटी का कर सकें। हाँ, मैं बस इतना कर रही हूँ पिछले 10-15 साल से। वहाँ अभी 100% एजुकेशन है उनके बच्चों में। बस ये एक मैं इसको अपना अचीवमेंट मानती हूँ। सब बच्चे पढ़ रहे हैं और बहुत हाईली, मतलब बीटेक भी किए हैं, MBA MCA भी किए हैं, अच्छी रोज़गार कर रहे हैं। क्योंकि फिर मुझे ये दिख गया था 8-10 साल काम करके कि मेरे करने से कुछ नहीं होगा, इनके बच्चे इनको इस पेशे से निकालेंगे अगर मालकिनों को, तो इन पर असर पड़ेगा। जब वो ये कहेंगे कि हमको बाहर मुँह दिखाना मुश्किल हो जाएगा, छोड़ दो ये काम। तो ऐसी बहुत सी महिलाएँ हुई जो मतलब हट गई और बच्चों ने उनको एक बेहतर ज़िंदगी दी है, ठीक है रहो। और ऐसी भी हैं कि वहाँ से हट तो गई, बच्चे को पढ़ा दिया, लिखा दिया, कामयाब बना दिया, लेकिन फिर उसने माँ से ही किनारा कर लिया। आजकल तो अच्छे समाज के लोग माँ से किनारा कर रहे हैं, बाप से किनारा कर रहे हैं, तो उसकी तो कोई बात ही नहीं थी।
तो ऐसी भी हैं। जैसे आप बता रहे थे कि मतलब दिल्ली गुड़गांव में भी रात को ऐसे दिख जाती हैं, कभी आपने कभी रात को रोक के ऐसे उनसे बात करने की कोशिश की कि क्यों कर रही है? मैंने हैदराबाद में की जी हम एक एक्सपीरियंस शेयरिंग विजिट पे गए हुए थे, जी सरकारी तौर पे गए हुए थे। तो हमें लगा था कि कुछ होगा, पुरानी बातें, जब मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी होता है। तो एक लड़की ना पोल पे खड़ी थी। अब जो हैदराबाद में भी 3-4 बार में गाड़ी निकलती है, बहुत लंबा जाम लगता है। तो और पैर उसने एक उठा के पोल पे रखा हुआ था, और वो मोबाइल का ज़माना इतना ज़्यादा नहीं था सबके पास हो, लेकिन वो ऐसे ही जैसे कुछ कर रही हो, जैसे कुछ इंतज़ार कर रही है, किसी का आने वाला है कोई, ऐसे इस तरह कर रही थी। तो रुकती गाड़ी है उसके पास, वो जाती और नहीं तय हुआ सौदा तो फिर वापस खड़ी जाती। हमें जैसे 2-3 बार लगा, हमने कहा जो हमारे साथ थे, मैंने कहा ये तो सर लड़की की ज़रूरत है, चलो हम भी छोड़ दें, ये शायद गाड़ी वाले से लिफ्ट मांग रही थी। तो उन्होंने कहा जी इसी जगह पे काम करती है और पता नहीं है कुछ भी। मैंने कहा क्या सर? बोली ये तो प्रोफेशनल है, ये कस्टमर से उनकी सेटिंग नहीं हो रही है, पैसा वो कम दे रहा होगा। ये जगह 2 तरह का होता है कि एक तो ये कि जगह अगर लड़की की है तो कस्टमर का पैसा ज़्यादा देगा, कस्टमर जगह का भी देगा, और कस्टमर अपनी जगह पर ले जाता है तो लड़की को कम देगा। तो ये इस तरह से है। तब मुझे मेरा एक ये ऐसा जैसे पग से आंखें खुली कि अच्छा, फिर मैंने थोड़ा सा सब लोगों से बातचीत करनी शुरू की। तब पता लगा कि रेड लाइट एरिया क्यों है। वो लड़कियों को मुझसे ज़्यादा पता है कि वो रेड लाइट पे खड़ी हैं। और ये रेड लाइट एरिया इसलिए है कि कभी अंग्रेज़ों के टाइम में कि भाई वहाँ पोल लगाए गए जिस पे एक रेड लाइट लगाई गई जो 8 बजे के बाद जल जाती थी बत्ती और लाल हो जाती थी। अब इसका मतलब ये है कि आगे खतरा है। आप अपनी ज़िंदगी, अपनी इज्जत, अपना सामाजिक रुतबा दाव पे लगाना है तो चले जाओ। वही वहाँ है, आपने गाड़ी रोकी तो आपकी ज़िंदगी को भी खतरा है। आप अगर रेड लाइट क्रॉस करेंगे तो रेड लाइट को, तो वही वहाँ था। और सुबह 8 बजे वो बंद हो जाती थी। तो 8 बजे स्ट्रिक्टली हिदायत थी कि दुकानदार अपने घर जाओ, अब ये बाज़ार इनका आबाद है, तुमसे कोई मतलब नहीं है, जिस कस्टमर को जाना वो जाए। अब ये लड़कियों ने कब सीखा कि रेड लाइट पर खड़े होकर हमको कस्टमर मिल जाएंगे, ये मुझे कभी समझ नहीं आया। और ये रेड लाइट कौन डिसाइड करता है, कहाँ होता है? अगर मैं ये कहूँ कि वो हर जगह फैला हुआ है, कोई किसी कहीं दुकान लेके नहीं बैठे, कोई कहीं ऑफिस बना के नहीं बैठा है, सब। और अब तो आपके पास फ़ोन है, सब चीज़। अभी जो कल 25-26 ऐप बंद किए गए, आप क्या समझते हैं ये वेश्यावृत्ति के अड्डे नहीं थे? आपने शायद वो कभी नहीं वॉच किए होंगे, लेकिन वो इनसे बड़ी वेश्यावृत्ति के अड्डे थे, जहाँ आप चाहें तो कस्टमर चूज़ कर सकते हैं, उसके साथ जा सकते हैं 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। आपकी कमान पूरी तरह से उस कंपनी के जो संचालक है उसके हाथ में। आपको नुकसान नहीं है उसके साथ जाने में, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी कोई डिस्क्लोज़ नहीं करेगा, आप कहाँ से हैं, कौन है, क्या नहीं पता लगा। और बाकी आप उससे ऐसे ही बात कर रहे हैं, आप चाहे न्यूड होकर करें, चाहे ऐसे करें, अश्लील बातें करें, उसको अगर उसमें अच्छा लगा उसके लिए भी उसको कॉइन्स मिलेंगे, पैसा मिल रहा है। साथ जाएंगे तो और ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो ये तो एक इतना बड़ा अड्डा है। और मुझे सबसे ज़्यादा मैं सैल्यूट करती हूँ कल जिसने भी किया है ये, कि अल्ट बालाजी को बंद किया। उन्होंने शुरू की ये अश्लीलता, एकता कपूर ने शुरू की। उसने, चाहे आप उस ज़माने से लगा लो क्यों, वो क्या था वो एक तो इसका ही बालाजी का ही था वो, जिसमें वो श्वेता तिवारी थी। वो कभी कसौटी ज़िंदगी की, ये कैसी कसौटी है, कभी तुम उससे शादी कभी उससे शादी, ये उन्होंने शुरू किया और इसको बुरा नहीं मान रहे हैं। फिर आ गया वापस उसी पति को, पति भी मना नहीं कर रहा है। भैया मैंने तो ऐसी कोई दुनिया देखी नहीं अभी तक, मैं भी 61 साल की हो गई हूँ, कितने ही मॉडर्न हो लोग, दोबारा तो उस पति के पास नहीं जाते। वो पति भी रखने में उसका भी शायद कोई सम्मान नाम की चीज़ नहीं है। तो ये उन्होंने शुरू किया और उन पे अगर ये लगाया गया है तो ये सैल्यूट के काबिल है कि बड़े लोगों को छोड़ देते हैं हमेशा और छोटों पे लगता है, लेकिन ये सब पे इक्वल किया गया। ये इनसे बड़े वेश्यावृत्ति का अड्डे नहीं थे आज के टाइम पे। ऑनलाइन बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है जिसमें लड़कियां कभी कभी फंसती भी हैं, किसी के साथ इन्वॉल्व हो गई और वो उसको अपनी आइडेंटिटी दे दी खुद ही, और फिर उसका क्या हाल हुआ, वो कहाँ कहाँ नहीं जाती, उसकी फ़ोटोज़, उसकी वीडियोज़, उसके न्यूड फ़ोटोज़, उसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते, पूरे इंटरनेट पे मिल जाएंगी फिर वो। तो ये तो सबसे बड़ा अड्डा है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो, इसलिए मैं आज वो अपनी माँ की बात याद करती हूँ कि वो कहती थी ख़राब औरतें, पर मैं कहती हूँ वो ख़राब औरतें नहीं हैं, वो उनकी दुकान है, वो आपको बुला के नहीं ले जा रही, वो आपके लिए नीचे नहीं खड़ी, वो अपनी जगह पे खड़ी हैं, वो आपको ऊपर से दिख रही हैं, वो अपने आप को शो भी कर रही हैं, लेकिन वो जाना ना जाना तो आपके हाथ में है ना। वो तो कहती हैं कि तो हमारी दुकान है,
अगर हमारा कस्टमर हमारे पास सामान खरीदने नहीं आएगा तो हम बर्तन मांजेंगे किसी के, कहीं काम करेंगे किसी में। लेकिन मैं नहीं कहना चाहती थी, आपकी उस पर पहली बार कह रही हूँ। ये कुछ लड़कियों को हमने ऐसे पुनर्वास किया है कि जिनको मॉल्स में हमने सिक्योरिटी गार्ड की तरह से लगाया, और उसके लिए हमें बड़े प्रयास करने पड़े, बहुत आइडेंटिटी छिपानी पड़ी, लेकिन अच्छा खासा वो पैसा कमा रही हैं। क्योंकि गुड़गांव जैसी जगह में अगर वो मॉल में हैं तो उनके पास अच्छा पैसा कमाने के लिए है, लेकिन उन्हें ये पता है कि मेरी गिद्ध दृष्टि भी उन पे है, तो बहुत शराफत से अपनी ज़िंदगी काट रही हैं। छोटे मोटे कमरे लेके कहीं पीजी में रह रही हैं एक साथ, लेकिन उस नर्क की ज़िंदगी से निकल के अच्छे से रह रही हैं। और मैं तो सबसे आपके ज़रिए इस बात को कह रही हूँ, पहली बार मैंने ये बात बताई है। कुछ महिलाएं मेरे साथ काम भी कर रही हैं कि जिनको मैं रोज़गार भी दे रही हूँ, पर मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप सब भी सिर्फ इतना सोच रहे, कुछ लोगों के ऑफ़र भी आ रहे हैं कि एक लड़की हमें दे दो, पर ये मुझे इतने गंदे ऑफ़र लगते हैं, एक लड़की हमें दे दो, हम अपने घर में काम करा लेंगे। क्यों करा लोगे भाई तुम? मैं किसी को घर में नहीं, लेकिन मैं जो भी ऐसे लोग हैं वो कम से कम इतनी मदद तो करें। और भी कुछ नहीं कर सकते तो उनके बच्चों के पढ़ने में कर दें, उन बच्चियों को ऐसा रोज़गार देने में कर दें जिसमें सम्मान से जी। ये नहीं आप घर में रखें, झाड़ू पोछा भी करा रहे हैं, मिनट में डांट लग रही, खाना नहीं मिल रहा है, मर्जी से नहीं, रात की रोटी रखी वो देती, वो ज़िंदगी नहीं देने दूँगी। जहाँ वो अपने स्वाभिमान को ज़िंदा रख के जी सकें, वो अगर आप देना चाहते हैं तो ज़रूर संपर्क करें। ऐसा नहीं है कि लड़कियाँ नहीं हैं मेरे उसमें, हैं। मैं उन्हें नहीं चाहती दोबारा उस बदहाली में फंसे, क्योंकि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है। वो फिर दूसरी जगह जाएंगी, इसी काम को करेंगी, और क्या आता है उनको। बस इतना सा आपसे है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड बहुत कुछ शायद नहीं पता होता है, क्योंकि हम लोग चार दीवारी में होते हैं, या हमने वैसा देखा ही नहीं होता है कभी, वो देखा ही नहीं है। तो वो जो जानने को मिला है वो मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था, बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। जय माता दी, जय हिंद।